हाय, दिस इज हरीश और आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब मैं बता रहा हूं, इसको मैंने दो पार्ट्स में कवर किया है। बहुत बहुत कोशिश की लेकिन एक पार्ट में नहीं हो पा रहा था। पार्ट वन के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो तुमको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑरेंज बॉक्स में दिख रहे हैं, ये सारे सेक्टर किए हैं। पूरा अच्छे से देखना, इसको 1.5 आवर्स का है। ये लंबा वीडियो है करके ये मत बोलना कि मेरे को टाइम नहीं डालना। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तुमको पता चलेगा एग्जाम में आप पूरे मार्क्स लेके आओगे। मैंने एकदम डिटेल में एक एक चीज पढ़ाई है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज योर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। ये 1.5 घंटा डालो, पार्ट वन खत्म करो, तुम उसके बाद में मुझे थैंक यू बोलोगे कि मैंने कितना अच्छा तुमको कराया। पार्ट टू की अगर आपको अपडेट दे दूं तो पार्ट टू के नोट्स आपको अभी मिल जाएंगे। जितने भी सेक्टर आपको दिख रहे हैं पार्ट टू में, उसमें जो इंपॉर्टेंट वाले वो भी मैंने बता के रख दिया, 9, 10, 11 और 13, 14। इसके पूरे नोट्स अभी लिंक आएगा नीचे, वीडियो के नीचे जो लिंक बॉक्स आएगा उसके अंदर आप देख लेना, पूरे नोट्स मिल जाएंगे। पार्ट टू की रिवीजन वीडियो बता देता हूँ, ये मैं आज शाम को ऑफिस से आने के बाद में बना दूंगा, उसको रेडी कर दूंगा, एडिटिंग करके अपलोड हो सके तो आज रात को ही कर दूंगा या करना कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। पार्ट वन देखो अच्छे से, पार्ट टू में जल्दी से लेके आ रहा हूँ रात या कल सुबह तक। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और पूरा टाइम इन्वेस्ट करो, देख लो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग दिस चैप्टर एग्जाम्पशंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर से। हेल्थ केयर सेक्टर वाले में जो भी एग्जाम सर्विसेज है एक एक करके देखते हैं। पहले मैं आपको स्टार्ट करने के पहले बता दूं, स्क्रीन पे जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है ये स्टैंडर्ड मेरा फॉर्मेट है बताने के लिए कि ये अमेंडमेंट है। ग्रीन बॉक्स और ग्रीन स्टार, दिस इज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे अमेंडमेंट है। तो ये पूरे चैप्टर में ध्यान देना क्योंकि बहुत सारी अमेंडमेंट आने वाली है। दूसरी बात, आपको स्क्रीन के टॉप लेफ्ट पे वन वाले पॉइंट पे मैंने येलो कलर का हाईलाइट करके रखा है। ऐसे पूरी जितनी भी पूरी सर्विसेज है पूरे चैप्टर में, सब सर्विस पे मैंने कुछ हाईलाइट किया हुआ है। नंबर को 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, ऐसे नंबर को हाईलाइट किया हुआ है, इसको येलो हाईलाइट किया है। आपको ये इंपॉर्टेंस बता देता हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है। मैंने जहां पे येलो हाईलाइट किया है मतलब वो अमेंडमेंट है। आपको अभी कलर कोड दिख रहा होगा टॉप राइट पे। अमेंडमेंट को जहां पे भी किसी भी सेक्शन में, अभी इस वाले सेक्टर में अमेंडमेंट है, ये वाले पॉइंट में है, तो अमेंडमेंट येलो हाईलाइट किया मतलब अमेंडमेंट है। दूसरा, अगर किसी पे मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है दैट मींस वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो अमेंडमेंट फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो देख के ही जाना चाहिए, ठीक है। यू कैन नॉट मिस टू लूज दैट वाला सर्विस। तीसरा, ऑरेंज वाला, जिसमें ऑरेंज कलर का मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो भी सर्विसेज में, वो इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अटमोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी, बट वो करके जाना, उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर भी कभी कभी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बना देता है। तो यू कैन नॉट लूज योर मार्क्स ऑन दैट। और ब्लू वाले ओके ओके टाइप्स है, उसके अंदर कोई ज्यादा वेटेज इतना नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस नहीं है। डो नॉट वरी, अगर आपको ब्लू वाले याद नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ भूल जा रहा हूं, एग्जाम डे पे कवर नहीं हो रहा है, उसके ब्लू वाले के ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, एग्जाम पे टाइम कम होता है। ऊपर वाले 3 देख लेना, और मैंने हायरार्की के हिसाब से बताया, पहले येलो वाला, फिर ग्रीन वाला और फिर ऑरेंज वाला, और ब्लू वाला ओनली इफ टाइम परमिट्स, ठीक है, वरना मेरा वीडियो देख लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट द ब्लू वाला। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट सर्विस, पॉइंट नंबर 1 में मैंने लिखा हुआ है हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड। पॉइंट 1 के 2 पार्ट्स है, मैंने पहले वाला पार्ट बताता हूँ। अगर कोई हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर पैरामेडिक्स, ये 3 सर्विस प्रोवाइडर है। अगर इन तीनों ने हेल्थ केयर सर्विस दी है तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट है। इसके रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट आई है। यहाँ पे रूम चार्जेस के रिस्पेक्ट में अभी इन्होंने टैक्सेबिलिटी का बताया कि अगर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है, वैसे तो वो एग्जेम्प्ट होती थी लेकिन अब अमेंडमेंट होकर बताया कि रूम चार्जेस वाली वैल्यू पे टैक्स लग सकता है। देखते हैं, मैं आपको अमेंडमेंट बताता हूं। पहले पॉइंट, फर्स्ट वाले पॉइंट का सेकंड पार्ट देखो, वो बोला कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट वाली सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस, ये सर्विस अगर प्रोवाइड की है किसी भी पर्सन ने, एनी पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड इन 1, तो वो सर्विस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो इन शॉर्ट बोलूं, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट की सर्विस ऊपर वाले 3 लोग देते हैं, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर पैरामेडिक्स, तो वो भी देते हैं तो भी एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विस की डेफिनेशन के अंदर ही इंक्लूड कर दिया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट की सर्विस भी हेल्थ केयर मानी जाएगी, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और इन तीनों के अलावा कोई और अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट की सर्विस देगा तो वो तो पॉइंट 1 के पार्ट 2 के हिसाब से वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लग सकता। अब मैं तुम्हारे साथ बात करता हूं अमेंडमेंट की। अब बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे पूरे अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क जेब में रख के आना आपने। अमेंडमेंट में बोला गया कि अगर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट हेल्थ केयर सर्विस देती है किसी भी पर्सन को, तो वो एग्जेम्प्ट तो होता है, लेकिन अब आपको देखना होगा रूम चार्जेस की वैल्यू।
अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ने उस पर्सन से रूम चार्जेस का जो अमाउंट चार्ज किया है और वो रूम चार्जेस पर डे की वैल्यू, पर डे देखना, पर डे इफ इट इज एक्सीडिंग ₹5,000 तब टैक्स लग जाएगा। सो यू नो आपके एग्जाम में वो हिट कब होगा, आप टैक्सेबल कब बनाओगे, आपको पूरी टोटल वैल्यू नहीं देखनी, पर डे वाली वैल्यू देखनी। अगर पर डे की वैल्यू इफ इट इज एक्सीडिंग ₹5,000 पर डे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। कितनी वैल्यू पे लगेगा ये मैंने बोला नहीं है, बस वो टैक्स लग जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा रूम है जो कि आईसीयू है, आईसीसीयू है, एनआईसीयू है या फिर सीसीयू है, ये चारों नाम आप एक बार के लिए देख के जाना। इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट आईसीसीयू एंड नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ये सारे स्पेशल रूम्स होते हैं। ये वाले रूम के लिए आपको रूम चार्जेस की पर डे वाली लिमिट जो 5,000 की मॉनिटरी लिमिट है ये देखने की जरूरत नहीं है। इन रूम्स पे ये मॉनिटरी लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो अगर कोई पर्सन आईसीयू में एडमिट हुआ और उसकी 5,000 से ज्यादा की है, पर डे की चार्जेस 5,000 से ज्यादा है, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 पर डे है, तो भी एग्जाम्प्ट होगा, कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, कितने का भी वो रूम हो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इन चारों के अलावा पे आपको ध्यान देना होगा। अब मैंने आपको बताया कि टैक्स लगेगा, किस पे लगेगा, कैसे लगेगा, ये भी बता देता हूं। अगर मान लो हॉस्पिटल में कोई पर्सन एडमिट हुआ था, हॉस्पिटल में 3 लाख रुपए का बिल बना के दिया, उस 3 लाख रुपए में पहले तो ढूंढना कि पर डे की चार्जेस कितनी है, क्योंकि बाकी सारी चीजों पे टैक्स नहीं लगेगा। वो रूम चार्जेस अगर 5,000 से एक्सीड हो रही है तो जितनी भी दिन वो एडमिट था, मान लो जो एडमिट हुआ था वो पर्सन की पर डे वाली रूम चार्जेस है 6,000 पर डे का उससे चार्ज लिया और वो 10 दिन एडमिट था, तो 6,000 इंटू 10 60,000 की वैल्यू पे टैक्स लगेगा। पूरे बिल पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ वो 60,000 रूम चार्जेस वाली वैल्यू पे टैक्स लगेगा। दूसरी गड़बड़, कभी भी ये मत सोचना कि 5,000 तक तो एग्जेम्प्ट ही है तो मैं 5,000 को छोड़ देता हूं और 6,000 में से 5,000 निकाल के 1,000 इंटू 10 डेज 10,000 पे टैक्स। ये गलत है, ऐसे नहीं करना। एक बार एक्सीड हो गया 5,000 के ऊपर, अगर क्वेश्चन में दिया गया कि वो 6,000 रुपए वाला रूम था तो वो पूरा 6,000 का अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, 60,000 के ऊपर आपको टैक्स लगाना है। तो किस वैल्यू पे लगाना, पूरे बिल पे नहीं, सिर्फ वो रूम चार्जेस वाली, और उसमें भी वो 5,000 कट करके वो सब दिमाग मत लगाना, पूरी वैल्यू नंबर ऑफ डेज लगा के 60,000 पे टैक्स लगेगा। अब तीसरी बात मैं बता रहा हूं, अगर वो आईसीयू ऐसे वाले रूम्स में एडमिट होता है तो टैक्स लगता ही नहीं। तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि वो पर्सन तो आईसीयू में एडमिट था 10 दिन, तो उसकी कोई भी वैल्यू पे टैक्स नहीं लगेगा, उस 3 लाख पे भी नहीं लगेगा, और उसमें जो रूम चार्जेस अगर लगे तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। अब आपको इंस्टीट्यूट कैसे गड़बड़ कर सकता है मैं आपको वो पॉइंट पे बता रहा हूं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैं आपको अब इंस्टीट्यूट आपको किस पॉइंट पे कंफ्यूज करेगा मैं वो बता देता हूं। पहले ये देख लो, इससे आपको क्लैरिटी आएगी दिमाग में। पहले अपनी क्लैरिटी रखो, रूम चार्जेस अगर लेस देन 5,000 हुए, कोई भी रूम होने तो टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है, लेस देन 5,000। पॉइंट नंबर 2, एग्जैक्टली 5,000 पर डे है, कोई भी रूम होने दो, एग्जेम्प्ट है यार, एक्सीड होना चाहिए पर डे की वैल्यू, एग्जैक्टली लेस देन 5,000, एग्जैक्टली 5,000, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई भी रूम होने दो, ठीक है, आईसीयू सीसीयू कोई भी रूम होने दो, एग्जेम्प्ट है। इफ इट इज मोर देन 5,000 तब अपना दिमाग चलाना, मोर देन 5,000 पर डे की चार्जेस है, और अगर ये 4 रूम्स है तो भी बच गए, फिर भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 4 रूम्स के केस में तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। 5,000 से ज्यादा भी हुआ, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ भी होने दो, ये 4 रूम्स है ना, एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन गड़बड़ कब होगी, जब मोर देन 5,000 पर डे का चार्जेस है और जो रूम है वो अदर देन ये वाले रूम्स है, तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने बताया किस वैल्यू पे, पूरे बिल पे नहीं, सिर्फ वाली रूम चार्जेस वाली पे, और रूम चार्जेस पे भी सिर्फ वो अगर 6,000 इंटू 10 है तो 60,000, वो 5,000 वाला दिमाग मत लगाना। अब और एक बताता हूं, ये फाइनल है, इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा कोई भी क्वेश्चन में। एक बात समझो, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा बनाया गया कि 10 दिन के लिए वो एडमिट था हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वालों ने उसको बिल दिया 3 लाख रुपए का, लेकिन इस 10 दिन वाले सीन के अंदर 3 दिन, शुरू के 3 दिन वो आईसीयू में एडमिट था क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ गया था, और आईसीयू में जब एडमिट था तो वो आईसीयू वाला रूम था 10,000 रुपए का, 5,000 से ज्यादा का था, और वो 3 दिन आईसीयू में था, 30,000 वैल्यू, इस 30,000 पे कोई टैक्स नहीं आएगा, इस 30,000 पे कोई टैक्स नहीं आएगा। अब बाकी वाला देखना, अगर वो आईसीयू के बाद 7 डेज के लिए नॉर्मल वार्ड में था, लेकिन वो नॉर्मल वार्ड में जो था वो नॉर्मल वार्ड 6,000 रुपए का था, तो अब 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 डेज, 6,000 इंटू 7, 42,000 पे टैक्स लगेगा। ऊपर वाली आईसीयू वाली रूम पे या एनआईसीयू जो भी वो वाले रूम पे, उसकी कितनी भी वैल्यू होने दो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा जो नॉर्मल रूम है उसकी वैल्यू अगर 5,000 से ऊपर जाती है तो वो नॉर्मल रूम का जो भी टोटल अमाउंट होगा 6,000 इंटू 7 जो मैंने बताया उसके ऊपर टैक्स लगा देना 42,000 के ऊपर, ठीक है। अगर नॉर्मल रूम में एडमिट हुआ था और नॉर्मल रूम सिर्फ 4,000 रुपए का था तो 5,000 से कम हो गया, 4,000 इंटू 7 जो भी अमाउंट आएगा 28,000 उस पर टैक्स नहीं लगेगा भाई, ये पूरा एग्जाम्प्ट वाला केस बन जाएगा। तो आपको ऐसे वो बनाएंगे केस जिसमें आपको दोनों बता देंगे,
तो आपको खाली वो चुनना है अदर वाले रूम, और अगर वो 5000 से ज्यादा है तो वो टैक्स लगेगा। मेरे इस टेबल के हिसाब से ऑरेंज वाली लाइन पे ध्यान देना, वो लास्ट वाला मैंने टैक्सेबल बनाया, बस अपने दिमाग में ये रखो, और ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो तुम क्रैक कर लोगे, ठीक है। अब आ जाओ स्क्रीन पे, बाकी सारी चीजें देखते हैं। यहां पे देखना, ये तो मैंने तुमको पूरा बता दिया, फर्स्ट वाले पॉइंट की दोनों पार्ट बता दिया। अब आ जाओ बाकी बातें डिस्कस करते हैं। अभी मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट का क्या बोलता है कि अगर वो तीनों क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर पैरामेडिक्स जब कोई हेल्थ केयर सर्विस देते हैं तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है ना। लेकिन हेल्थ केयर सर्विस क्या है, ये नोट्स में लिखा हुआ है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर सर्विस मींस एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर फॉर एनी इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मिटी या फिर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के लिए भी कोई डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर होगा तो वो भी हेल्थ केयर सर्विस माना जाता है और एग्जाम होता है। बट ये सारी चीजें होनी चाहिए इन रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। ये वाले पॉइंट पे बार बार इंस्टीट्यूट कंफ्यूज करता है, तो ये भी देख के जाना। रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया ये कौन से हैं, ये 8 है जो नीचे ब्लू बॉक्स में दिख रहे हैं तुमको। आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, उनानी, योगा, एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बाय सीजी। एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड बाय सीजी अब तक हुए नहीं है, तो वो 7 जो है ये रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। और ये मेडिसिन, ये वाले इस मेथड के अंदर अगर ट्रीटमेंट दी जा रही है तो वो हेल्थ केयर सर्विस माना जाता है, वो एग्जाम्प्ट रहता है। लेकिन रेकी करके एक है, ये आपको क्वेश्चन बैंक में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। रेकी करके एक ट्रीटमेंट है, और अगर रेकी वाली ट्रीटमेंट किया तो क्या एग्जाम्प्ट होगा, क्या हेल्थ केयर सर्विस माना जाएगा? डेफिनेटली ये टैक्सेबल होगा, कोई एग्जाम्पशन नहीं है, क्योंकि रेकी करके कोई रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम है ही नहीं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो रेकी वाली ट्रीटमेंट पे जो भी वैल्यू होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये पूरी बातें थी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। आप खाली वो लास्ट वाले पे फोकस करो। हेल्थ केयर सर्विस की मीनिंग मैंने बता दी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू एंड फ्रॉम द क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, इस पे भी बात हो गई थी। तीसरा वाला पॉइंट, हेल्थ केयर सर्विस डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। तो अगर कोई पर्सन अपनी हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करवाता है तो इस वाली वैल्यू पे टैक्स लगता है, क्योंकि ये हेल्थ केयर सर्विस नहीं माना जाता। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है, बोला कि अगर कोई हेल्थ केयर अपना हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है, ये वाले रीजंस के एक्सेप्शनल रीजंस, टू रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट द एनाटॉमी ऑफ बॉडी, फंक्शंस ऑफ द बॉडी, या फिर कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए, या फिर डेवलपमेंटल एब्नॉर्मलिटीज, या फिर कोई इंजरी, ट्रॉमा, एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती है, चेहरा खराब हो गया, तो ये वाले एक्सेप्शनल केस में अगर हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी हो रही है तो वो नॉर्मल की तरह अप्लाई होंगे, मतलब वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट माने जाएंगे और उस पर भी एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस के लिए। ये पूरी बातें हमने पॉइंट 1 से रिस्पेक्ट में डिस्कस कर ली, सारा अमेंडमेंट भी हो गया। अब कुछ सर्कुलर्स है, वो सर्कुलर्स भी आपको देख के जाने हैं, मैं बता देता हूं एक एक करके। बी वाला हो गया था, सी वाला नीचे देखो, अमाउंट चार्ज बाय हॉस्पिटल फ्रॉम द पेशेंट। मेरी बात सुनो, हॉस्पिटल जब पेशेंट से कुछ भी अमाउंट चार्ज करेगा, कुछ भी वो पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है। हॉस्पिटल कभी कभी पेशेंट से चार्ज करते हैं एडमिशन फी, फाइल मेंटेनेंस चार्जेस, रिटेंशन मनी, जो हेल्थ केयर से दूर दूर भी रिलेटेड नहीं है, फिर भी हॉस्पिटल वाले पेशेंट से चार्ज करते हैं। ऐसे केस में सर्कुलर में क्लियरली बोला, भले ही वो अटपटे से वैल्यूज है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल पेशेंट से जो भी अमाउंट चार्ज करेगा, जो भी वो सब कुछ एग्जेम्प्ट होगा, बिकॉज ऑल ऑफ दोज अमाउंट आर जस्ट पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। तो जितना भी जो भी अमाउंट होगा, रिटेंशन मनी, एडमिशन चार्जेस, ये सब कुछ एग्जेम्प्ट होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ये सर्कुलर तो पुराना है, 2018 का है। अब एप्लीकेबिलिटी क्या हो गई, अब रूम चार्जेस के ऊपर टैक्सेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो आपको ये अब रूम चार्जेस वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, ये आउटडेटेड हो गया। अब क्या इंपैक्ट रखना, अगर रूम चार्जेस का वैल्यू 5000 से ऊपर है और वो 4 के अलावा कोई रूम है तो टैक्सेबल हो जाएगा, मेरा वो ऑरेंज वाला बॉक्स, ठीक है। ये वाला सर्कुलर पुराना है रेंटिंग ऑफ रूम्स के लिए, लेकिन अब मैंने उसके अंदर नीचे ब्लू बॉक्स बनाया, ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है, क्योंकि अब टैक्सेबिलिटी आ गई है तो पुराना सर्कुलर पुराना हो गया, अब ये नया तरीके से हो जाएगा टैक्सेबिलिटी, ठीक है। 5000 से ऊपर है तो टैक्सेबल वो अदर वाले रूम्स। उसके बाद ई वाला जो है, उसके ब्लू बॉक्स के नीचे फूड सप्लाईज। अगर हॉस्पिटल ने पेशेंट को फूड सप्लाईज दिए, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, और जनरली होता है हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनको हॉस्पिटल का ही खाना खाना पड़ता है, घर का या बाहर का नहीं खा सकते। तो अगर हॉस्पिटल पेशेंट को खाना, फूड सप्लाईज दे रहा है तो क्या ये टैक्सेबल होगा, क्या केटरिंग सर्विस मान के टैक्स लगाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला एक हेल्थ केयर सर्विस है जो कि प्रिंसिपल सप्लाई है, और जो खाना दिया जा रहा है दैट इज एन एंसिलरी सप्लाई, और ये पूरा का पूरा एक कॉम्पोजिट सप्लाई की तरह माना जाएगा और इस पूरी वैल्यू पे टैक्स नहीं लगेगा। फूड सप्लाईज को भी माफ कर दिया जाएगा क्योंकि वो हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट है। लेकिन अगर पेशेंट के साथ में उसका कोई रिलेटिव है और वो फैमिली मेंबर या फ्रेंड कोई आया है और हॉस्पिटल वो वहां पे रुका हुआ है और उसको वहां पे खाना सर्व किया गया, तो हॉस्पिटल ने इस वाले पर्सन को, अदर जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, उस पर्सन को दिया, तो वो केस में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट एफ में बोला गया कि सर्विस प्रोवाइड बाय डॉक्टर टू द हॉस्पिटल। अब आप एंगल समझो, हॉस्पिटल जनरली जब एडमिट होता है तो हॉस्पिटल पेशेंट को सर्विस देता है और एक बिल देता है जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। मान लो 3 लाख रुपए का बिल दिया, अब वो बिल पेमेंट करेगा, चला जाएगा, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, पेमेंट है, एग्जेम्प्ट है।
लेकिन डॉक्टर का यहाँ पे इन्होंने बताया कि डॉक्टर और हॉस्पिटल के बीच का ट्रांजेक्शन, देखो डॉक्टर क्या करता है, वो पेशेंट को चेक करता है, लेकिन पैसे उससे थोड़ा ना लेता है, पैसे हॉस्पिटल से लेता है। बोलता है कि मैं पेशेंट के पास 4 दिन आया, मैंने चेक वेक किया, पूरा उसका कंसल्टिंग चेक किया, जितने भी विजिटिंग हुए उतने विजिटिंग चार्जेस मेरे को चाहिए, तो वो डॉक्टर हॉस्पिटल के ऊपर बिल रेज करता है। तो यहाँ पे क्या ये वाली सप्लाई सर्विस को जीएसटी, क्या इस पे टैक्स लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि डॉक्टर भी एक तरीके से जो हॉस्पिटल को सर्विस दे रहा है वो पेशेंट के लिए ही दे रहा है, हेल्थ केयर सर्विस ही दे रहा है, ठीक है, डायरेक्टली पेशेंट को नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली हॉस्पिटल के थ्रू दे रहा है। बाय एनी मींस डॉक्टर एक हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है, और अगर ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है तो एग्जाम्प्ट है, रेसिपिएंट चाहे हॉस्पिटल हो चाहे पेशेंट हो, ठीक है, तो इस वजह से वो एग्जाम्प्ट हो गया। सर्कुलर और एक नया वाला है, एक धांसू सर्कुलर है, मस्त बढ़िया चीज है, एक समझो आईवीएफ करके एक ट्रीटमेंट होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये आईवीएफ वाली ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी वाले केसेस को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए होते हैं। अगर बेबी नहीं हो रहा है, उस वो इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आईवीएफ से बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये आईवीएफ वाली ट्रीटमेंट अगर हॉस्पिटल ने या जो भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट है, डॉक्टर्स हैं, ये जब पेशेंट को आईवीएफ वाली ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस को क्या टैक्सेबल माना जाएगा? इस पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो, ये भी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि जो आईवीएफ, जो एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर ही आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है, तो ये एआरटी या आईवीएफ ट्रीटमेंट जो देते हैं ये हेल्थ केयर सर्विस ही माने जाएंगे, और इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा, ये भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो आईवीएफ वाला सर्कुलर है, बोलता है आईवीएफ की ट्रीटमेंट पे टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट है। पूरा पॉइंट 1 खत्म हुआ, इतना बड़ा पॉइंट था, वो अमेंडमेंट हो गई, 2 अमेंडमेंट, एक वो 5000 वाला था और ये आईवीएफ वाला। अब आगे बात करते हैं, अब इतना ही है तुमको हेल्थ केयर सेक्टर, जो बाकी दिख रहा है। पॉइंट 2 और 6 येलो हाईलाइट किया, क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि वो ग्रीन वाला है, उसमें अमेंडमेंट है। पहले हाईलाइटेड वाली बात करते हैं। पॉइंट 2 में बोला कि अगर कोई कॉर्ड ब्लड बैंक है, कॉर्ड ब्लड बैंक जब स्टेम सेल प्रिजर्वेशन वाली सर्विस देता है, तो वो सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट पहले होता था, अब टैक्सेबल है, ठीक है। ये एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली है 18 जुलाई 2022 से। कॉर्ड ब्लड बैंक की स्टेम सेल प्रिजर्वेशन वाली सर्विस अब टैक्सेबल हो जाती है। पॉइंट 6 भी अभी देख लेते हैं। पॉइंट 6 में भी एग्जेम्पशन विड्रॉवल वाली बात की गई है। पहले क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को अगर वो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट वाली सर्विस दी जाती थी, हॉस्पिटल के अंदर वो कचरा निकलता है ना, इंजेक्शन, कॉटन और वो सारी चीजें, उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो एक ऑपरेटर होता है जो ये पूरा काम करता है, वो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को सर्विस देता है, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सर्विस। ये वाली सर्विस पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, लेकिन अब टैक्सेबल हो गई है। 18 जुलाई 2022 से एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दिया और ये हो गई टैक्सेबल। पॉइंट 2 और 3 वाला केस अगर आपको एग्जाम में दिख रहा है तो ये टैक्सेबल होगा, इस पे टैक्स लगा देना। 18 जुलाई 2022 से टैक्सेबल हो गया। 3, 4, 5 इस पे मैंने ब्लू मार्क किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्के से देख के जाओ, हो जाएगा। पॉइंट 3 में बोला वेटरनरी क्लिनिक, अगर एनिमल्स और बर्ड्स की हेल्थ केयर से रिलेटेड वेटरनरी क्लिनिक जब ये सर्विस देता है एनिमल्स की हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो सर्विस एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट 4 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर लाइव स्टॉक का हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हॉर्सेस का हो रहा है तो डेफिनेटली वो टैक्सेबल होगा। पॉइंट 5 में पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक कन्वीनियंस वाली सर्विस, देखो ये गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट आपको देखना, आपके एरिया में या जनरली आप एरिया में देखते हो वॉशरूम्स, लैबोरेटरीज होते हैं, तो ये हाइजीन वगैरह मेंटेन करने के लिए टॉयलेट्स वगैरह बना के रखते हैं। तो गवर्नमेंट ने जनरल पब्लिक को ये सर्विस दी बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस, जैसे प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, लैबोरेटरीज, यूरिनरीज, टॉयलेट्स, ये गवर्नमेंट की ये सर्विस एग्जेम्प्ट है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट 1 हेल्थ केयर सेक्टर यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन जाने से पहले मेरा कंक्लूजन देखते जाओ। अमेंडमेंट आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, डू नॉट वेस्ट योर मार्क्स ऑन दिस। अभी जो मैंने बात किया, अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया, भाई एग्जेम्प्ट कर देना, क्योंकि सर्कुलर बोलता है आईवीएफ ट्रीटमेंट भी हेल्थ केयर सर्विस माना जाता है। पॉइंट 2 में कॉर्ड ब्लड बैंक के ऊपर क्वेश्चन आया, अगर कॉर्ड ब्लड बैंक की स्टेम सेल प्रिजर्वेशन वाली सर्विस है, टैक्सेबल हो गई, कब से हुई? 18 जुलाई 22 से। तीसरा बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट की सर्विस, भाई पहले ये एग्जेम्प्ट थी, लेकिन 18 जुलाई 2022 से अब ये भी टैक्सेबल हो गई है। आपको ये ऑरेंज वाले दिख रहे हैं, ये टैक्सेबल है, ये मैंने बताया, और ऊपर वाला भी आपके रेफरेंस के लिए यही है, आपको बता के रखा था 5000 वाले केस में कब टैक्स होगा, ठीक है। तो ये पूरी अमेंडमेंट के हिसाब से बात हो गई। अब जाते हैं, ये मेरा पूरा हेल्थ केयर सेक्टर तुम्हारे साथ में डिस्कस हो गया, इसके बाद में अपन देखते हैं चैरिटेबल वाला सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज वाला सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर 6 एग्जाम सर्विसेज हैं। 6, एक छोटी सी अमेंडमेंट है, नेक्स्ट पॉइंट में आने वाली, तुमको स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा, ये छोटी सी अमेंडमेंट करेंगे बस, और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। पहला वाला पॉइंट बार बार देखना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इन्होंने बोला कि अगर कोई चैरिटेबल एंटिटी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 12AA और AB, और ये रजिस्टर्ड वाली चैरिटेबल एंटिटी जब चैरिटेबल एक्टिविटीज की सर्विस प्रोवाइड करती है तो ये जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, इस सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। ध्यान देना, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो चैरिटेबल एंटिटी होनी चाहिए विच इज रजिस्टर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 12AA और AB, और जो काम वो कर रही है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज होनी चाहिए।
जीएसटी एग्जामिशन के लिए चैरिटेबल एक्टिविटीज डिफाइन की गई है। यही चीजों को, यही जो काम है, इन्हीं को चैरिटेबल एक्टिविटीज माना जाएगा, जो नीचे ब्लू बॉक्स में दिख रहे हैं। 4 कैटेगरीज में इन्होंने चैरिटेबल एक्टिविटी बताई है। मैं रफ आइडिया आपको दे देता हूं। एक होता है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, पहला वाला पॉइंट। दूसरा है रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी योगा। तीसरा वाला एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है और चौथा वाला एनवायरमेंट से रिलेटेड है। उसके अंदर कुछ डिफाइंड बातें हैं, देखते हैं। पहला वाला क्या बोलता है, पब्लिक हेल्थ से अगर कोई काम कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ पर्सन, टर्मिनली इल पर्सन या फिर पर्सन विद सीवियर फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी, या फिर कोई पर्सन अफ्लिक्टेड विद एचआईवी और एड्स, या फिर तीसरा पर्सन एडिक्टेड ऑफ अ डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस जैसे नार्कोटिक्स या फिर ड्रग्स। तो इन लोगों की केयर या काउंसलिंग करना, या फिर पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, ये सब कुछ हेल्थ सेक्टर वाले काम है। दूसरा वाला इजी है, रिलीजियस, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा। और तीसरा वाला है एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू दीज 4 कैटेगरीज। तो इन 4 कैटेगरी की अगर एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं तो ही वो चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाएगा। ये बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक रफ आइडिया तो उसका होना ही चाहिए एग्जाम में जाने के लिए। अबंडेंट ऑर्फन या फिर होमलेस चिल्ड्रन या फिर फिजिकली मेंटली अब्यूज और ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन, प्रिजनर्स या फिर पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 इयर्स एंड रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, इन 4 कैटेगरी के लोगों की अगर एजुकेशनल प्रोग्राम कराई गई तो वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाता है। और लास्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये सारे काम चैरिटेबल एक्टिविटी के होते हैं। अब एक बात समझना, यहाँ पे जो थर्ड वाली कैटेगरी का लास्ट पॉइंट है, पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 इयर्स रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे अर्बन एरिया लिख के आपको दे देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैंने उसको रेड करके रखा है। और पर्सन की एज देख लो, पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 इयर्स, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं एंड दे आर रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, सो इनका एजुकेशन प्रोग्राम करवाया गया, चैरिटेबल एक्टिविटी होगी। चैरिटेबल एक्टिविटी रजिस्टर्ड लोग कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट में, तो ये काम एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। दूसरे वाले पॉइंट पे जाते हैं। दूसरा वाला पॉइंट ट्रेनिंग और कोचिंग के रिस्पेक्ट में। देखो, ट्रेनिंग और कोचिंग में एग्जाम्पशन आया, सॉरी अमेंडमेंट आया है। ट्रेनिंग और कोचिंग में इन्होंने बोला 2 तरीके की ट्रेनिंग कोचिंग। पहला, अगर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर, इसकी ट्रेनिंग और कोचिंग कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइडर एक इंडिविजुअल है, प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। यही इस बात की अमेंडमेंट है कि सर्विस प्रोवाइडर डिफाइन कर दिया कि अगर आर्ट्स और कल्चर की ट्रेनिंग कोचिंग की एग्जेम्पशन मिलेगी तो सिर्फ तब मिलेगी जब सर्विस प्रोवाइडर एक इंडिविजुअल है, इंसान आपकी तरह, मेरी तरह, ठीक है, कोई कंपनी नहीं, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म, एचयूएफ, कुछ नहीं, इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरा, स्पोर्ट्स की अगर ट्रेनिंग कोचिंग करा रहे तो इसका भी एग्जेम्पशन सिर्फ तब मिलेगा जब सर्विस प्रोवाइडर एक चैरिटेबल एंटिटी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये दोनों आपको याद रखने की आर्ट्स और कल्चर की ट्रेनिंग करनी है या फिर स्पोर्ट्स की, और दोनों के लिए प्रोवाइडर अलग है, सर्विस प्रोवाइडर पहले केस में इंडिविजुअल है और दूसरे केस में स्पोर्ट्स के लिए चैरिटेबल एंटिटी जो कि इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है 12AA या AB में। ये पॉइंट के नीचे जो ब्लू बॉक्स दिख रहा है ये मेरी एनालिसिस है, आप रीड कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने बोला वही बात मैंने उधर वर्डिंग्स में लिखी हुई है। थर्ड वाला पॉइंट, डू नॉट वरी अबाउट दैट, ये ब्लू वाला हाईलाइट मैंने किया हुआ है, फटाफट से इसको रीड कर लो। दैट इज रिहैबिलिटेशन थेरेपी। रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स जब रिहैबिलिटेशन थेरेपी या फिर काउंसलिंग करते हैं, और ये काम वो लोग करते हैं किसी मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या फिर कोई ऐसा रिहैब सेंटर जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है या फिर चैरिटेबल एंटिटी ने सेटअप किया है, तो ऐसी जगहों पे जब रिहैब प्रोफेशनल्स अपनी रिहैब वाली सर्विस देते हैं उस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट होता है। डू नॉट रटोफाई, इसके लिए डरना मत, ये ब्लू वाला पॉइंट एकदम सिंपल है, आता भी नहीं एग्जाम में उसके ऊपर कुछ। बात करते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, फोर्थ वाला, इसको मैंने ऑरेंज मार्क किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ओल्ड एज होम की अगर सर्विस दी जाती है, ओल्ड एज होम जब अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनकी सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन एक बात समझो, ये ओल्ड एज की सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, आपको ये चारों बातें पहले कंप्लाई करनी होंगी। कोई भी क्वेश्चन में ये 4 चीज आपको चेक करनी है। वो ओल्ड एज होम ऐसा होना चाहिए विच इज रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर एनी एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 12AA AB। दूसरा, वो जो ओल्ड एज होम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो रेसिडेंट्स हैं वो वहां के रेसिडेंट्स होने चाहिए जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, जिनकी एज इज 60 इयर्स और मोर। तीसरा, जो कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं वो 25,000 तक होना चाहिए, अप टू ₹25,000 पर मंथ पर मेंबर। और चौथी बात, ये कंसिडरेशन जो भी चार्ज किया दिस शुड बी इंक्लूसिव ऑफ लॉजिंग, बोर्डिंग एंड मेंटेनेंस। अगर ये आपको एक केस में ये चारों बातें दिखती हैं तो फिर जाकर के उस पर एग्जेम्पशन मिलेगा। ये सारी बातें ध्यान रखना, खास करके एज और 25,000 का कंसिडरेशन, दैट इज अप टू ₹25,000 पर मंथ पर मेंबर। अब मेरी एक एनालिसिस है, मेरे को तुमसे बात करनी है। ये स्क्रीन की अगर तुम नीचे देखोगे तो ओल्ड एज वाले में क्या लिखा है, एज बोला 60 इयर्स और मोर, मतलब 60 भी होगा या उससे ज्यादा भी होगा, 60 भी होगा तो भी यहाँ पे ओल्ड एज होम वाले केस में कंसिडर हो जाएगा और एग्जेम्पशन मिल जाएगा।
लेकिन अगर यहां पे बात करें, ये पहला वाला एकदम टॉप पे तुमको दिख रहा होगा, पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 इयर्स एंड रिसाइडिंग इन रूरल एरिया, तो ये एज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर वाले चैरिटेबल एक्टिविटीज के केस में एज इज मोर देन 65, ठीक है, ओवर द एज मतलब 65 भी नहीं चलेगा, उससे ज्यादा होना चाहिए और वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एज के लिए बोला 60 ईयर्स, तो एज का भी डिफरेंस है और यहाँ पे एग्जैक्ट 60 होगा तो भी वो एग्जामिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान देना, ये छोटी छोटी चीजें पकड़ के इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, ये सिंपल सा पॉइंट है, रिलीजियस पिलग्रिमेज के रिस्पेक्ट में अगर सर्विस दी जाती है तो वो एग्जेम्प्ट है। दो रिलीजियस पिलग्रिमेज है, हज के लिए अगर हज कमेटी जो सर्विस देती है वो एग्जेम्प्ट है, और दूसरा आता है कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के रिस्पेक्ट में अगर कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड ये जब कोई भी सर्विस देगी तो एग्जेम्प्ट रहेगा। ये दो रिलीजियस पिलग्रिमेज के रिस्पेक्ट में जो सर्विस होती है वो एग्जेम्प्ट है। पॉइंट नंबर 6 उसके बाद में बात करता है दो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ, तो ये दो स्पेसिफाइड सर्विसेज है जिनके रिस्पेक्ट में एग्जेम्पशन मिलेगा। पहली वाली जो 6 का ए है वो बड़ा सिंपल है, कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, कोई भी रिलीजियस सेरेमनी, शादी या जो भी है, ठीक है, कोई भी पूजा वूजा होती है या फिर मस्जिद में कुछ या फिर चर्च में जो भी रिलीजियस सेरेमनी होती है उसके रिस्पेक्ट में जो भी सर्विस होती है उसके ऊपर जो भी सर्विस प्रोवाइडर ये सर्विस देता है उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। दूसरे वाले की बात करें तो रेंटिंग ऑफ प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक, तो रिलीजियस प्लेस की जो प्रीसिंक्ट्स होती है, जैसे मंदिर के बाहर की जगह, मस्जिद के बाहर या चर्च के बाहर की जो जगह होती है, उस रिलीजियस प्लेस की जगह को अगर प्रीसिंक्ट्स को रेंट पे दिया गया तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक, स्पेसिफाइड लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, जनरल पब्लिक। देखो हिंदू के अंदर जो भी जनरल है या फिर मुस्लिम्स के अंदर या फिर जो भी है, तो उनके मस्जिद में वो सबको अलाउड होना चाहिए, तब जाकर के ऐसी रिलीजियस प्लेस की जो भी जगह रेंटिंग पे दी गई उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ओन्ड एंड मैनेज बाय वाला पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कभी इंस्टीट्यूट पूछेगा नहीं, टेंशन मत। अब बात करते हैं नीचे टैक्सेबल वाला जो मैंने बात लिखी हुई है, ये बी वाला भी पढ़ा ना हमने, रिलीजियस प्लेस की रेंटिंग अगर कराई गई तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन यहां पे इन्होंने बोला कि टैक्सेबल हो जाएगा इन द फॉलोइंग केसेस। ये टैक्सेबल बताए अगर रेंटिंग ऑफ रूम्स किए जा रहे हैं जहां पे कंसिडरेशन इज 1000 और मोर पर डे, तब टैक्सेबल हो जाएगा। 1000 भी होगा तो भी टैक्स लगेगा, उससे ज्यादा भी होगा तो भी टैक्स लगेगा, मतलब 1000 से कम होना चाहिए, 999 होगा तब जाकर के वो एग्जेम्प्ट होगा। दूसरा, रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम और ओपन एरिया एंड द लाइक, मंदिर के बाहर की जगह जो ओपन स्पेस होती है वो अगर रेंट पे दी गई और उसकी चार्जेस है वेयर द चार्जेस आर रुपीज 10,000 और मोर पर डे, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। 10,000 एग्जैक्टली भी होगा तो भी टैक्स लगेगा, मोर देन हो जाएगा तो भी टैक्स लग जाएगा, मतलब उससे कम होना चाहिए, 9999 होगा तब वो एग्जेम्प्ट होगा। लास्ट वाला केस, रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर प्लेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स, मंदिर के बाहर जो फूलों की दुकान होती है तो मंदिर वाले उस शॉप को अगर रेंट पे दे देते हैं किसी को तो वो भी रेंटिंग का केस यहाँ पे माना जाएगा। वहां पे आपको देखना है कंसिडरेशन इफ इट इज 10,000 और मोर पर मंथ तो वो टैक्सेबल होगा, ठीक है, 10,000 एग्जैक्टली होगा तो भी टैक्सेबल होगा, मोर देन होगा तो भी टैक्सेबल होगा, तो उससे कम होना चाहिए, 9999 ऐसा होगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। अब दो बातें देखना, ये ऊपर वाले केसेस में पर डे और नीचे या थर्ड वाले इसमें पर मंथ है। और दूसरी बात मैंने आपको बोली कि टैक्सेबल तब होगा, लेकिन एग्जाम कब होगा ये भी देख लो, मैंने लिख के रखा है, आप भी अपनी कॉपी में वहां पे लिख के रख दो। ये ऑड फिगर होना चाहिए, 999 पर डे या फिर 9999 पर मंथ, पर डे एंड पर मंथ ऐसे करके होगा तो वो एग्जाम होगा। एग्जैक्ट होगा 1000 10,000 तो भी ये टैक्सेबल होगा। ये पूरा चैरिटेबल सेक्टर यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। ये सेक्टर के अंदर 4 अमेंडमेंट्स है, इफेक्टिवली 3 ही है, बट ठीक है मैं आपको चारों एक बार के लिए बता दूंगा उसमें क्या क्या बातें हो रही है। स्टार्ट करते हैं, पहला वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर येलो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस पॉइंट को, क्योंकि ये छोटी सी अमेंडमेंट तुमको दिख रही है, इसके ऊपर आएंगे, ये बड़ा धमाका करेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहला वाला पॉइंट क्या बोलता है। पहले पॉइंट में बोला कि 2 एक्टिविटीज है, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स अदर देन हॉर्सेस को छोड़ दो, उसके लिए कोई भी एग्जाम्पशन कहीं पे कुछ नहीं, पूरे जीएसटी कहीं पे कुछ नहीं। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स कर रहे हो या फिर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स कर रहे हो, इसके लिए जो नीचे सर्विसेज दी गई है इस पॉइंट नंबर 1 में, जितनी भी सर्विसेज है वो सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगी। अगर कोई पर्सन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स या फिर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए किसी को सर्विस दे रहा है या फिर वो खुद कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स या रेयरिंग ऑफ एनिमल्स करता है और ये सर्विस वो किसी से ले रहा है, ये दोनों इनवर्ड आउटवर्ड के केस में एग्जेम्प्ट होएगा। ये वाली सर्विस है बस 2 एक्टिविटीज के लिए एग्जेम्प्ट रहेगी। पहला वाला 1 का ए बोलता है कि अगर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जैसे कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग, ये सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगी। दूसरा, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, अगर खेती करने के लिए मजदूरों की जरूरत है तो सप्लाई ऑफ फार्म लेबर वाली सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा।
तीसरा, processes carried out at an agricultural farm which do not alter the essential characteristics of the agricultural produce but only make it marketable for the primary market। इस बात को समझो, कोई भी ऐसा प्रोसेस करना जिसमें ये दोनों बातें होनी चाहिए। वो प्रोसेस करने से उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होनी चाहिए, और दूसरी बात, वो प्रोसेस करनी चाहिए एट द एग्रीकल्चरल फार्म। अगर ये दोनों में से कुछ भी गड़बड़ हो गई तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोटैटो का पोटैटो चिप्स बना दिया या फिर टोमेटो का टोमेटो केचप बना दिया, ये दोनों ही प्रोसेसेस के लिए आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलता, क्योंकि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए। पोटैटो का पोटैटो चिप्स बन गया, टोमेटो का केचप बन गया। और दूसरी बात, ये काम करना, चिप्स और केचप बनाना, दिस प्रोसेस इज नॉट कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म, दिस इज कैरिड आउट एट एन इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जो भी वहां पे होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सी वाला, ये जो चिप्स और ये वाला काम है, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट पॉइंट है, इसके लिए कभी भी आपको सी वाले पॉइंट का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। पॉइंट 4 की बात करते हैं, डी वाला, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वीकेंड लैंड विद और विदाउट स्ट्रक्चर ऑफ इंसिडेंटल टू इट्स यूज। तो ये दोनों चीजों की रेंटिंग और लीजिंग कर रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। पॉइंट 5 की बात करते हैं, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसको अच्छे से मार्क करो, मैंने वहां पे लाल पेन से मैंने इंपॉर्टेंट लिख के रखा है, तुम भी उसको इंपॉर्टेंट लिख के रखो। स्टोरेज और वेयरहाउसिंग अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कर रहे हैं तो उसके लिए जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। इस पॉइंट को मैं आगे आपको कनेक्ट करके बताऊंगा, इसकी इंपॉर्टेंस आपको कितनी पता चलेगी और एग्जाम में भी पता चलेगी। नेक्स्ट वाला पॉइंट है एफ वाला, अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज दे रहे हैं इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस मतलब फार्मर को ज्ञान देना, फार्मर को शिक्षण, उसको बताना कि उसकी एग्रीकल्चर के नए नए प्रोसीजर कैसे हैं, कैसे उसको इरिगेशन अच्छे तरीके से करना चाहिए जिससे उसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छी होगी, क्वालिटी और क्वांटिटी उसको ज्यादा मिलेगी और उसका अच्छा बेनिफिट होगा। तो फार्मर को अगर कोई ट्रेनिंग दे रहा है, ये ट्रेनिंग होती है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस और इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहता है। बात करते हैं पॉइंट जी, जो तुमको एकदम नीचे वाला दिख रहा है, दैट इज एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी या फिर बोर्ड, ये या फिर अंदर जो कमीशन एजेंट होते हैं, जब ये सर्विस देते हैं फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहता है। इस वाले पॉइंट के लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा इंपॉर्टेंट है ये ब्लू कलर में मैंने लिखा हुआ है, कलर चेंज किया है बिकॉज उसमें कोई रीजन है। याद रखो, आप भी वहां पे लिख दो, कमीशन एजेंट अगर सेल और परचेज इसकी कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो ये काम एग्जेम्प्ट रहेगा। लास्ट वाला पॉइंट जो अब तुमको दिखाने जा रहा हूं, ये इस बार की अमेंडमेंट है, सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिंगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ध्यान देना, फ्यूमिंगेशन मतलब कीड़े मारने की दवाई लगाना, पेस्ट कंट्रोल की तरह लगाना, लेकिन फ्यूमिंगेशन कहां, फ्यूमिंगेशन इन द वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये सर्विस पहले एग्जेम्प्ट हुआ करती थी, अब इसको काट दिया मतलब ये टैक्सेबल हो गया है 18 जुलाई 2022 से। मेरी बात वापस एक अच्छे से समझो, तुम अगर फ्यूमिंगेशन कर रहे हो वेयरहाउस में जहां पे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखे हुए, तो वो फ्यूमिंगेशन की सर्विस अब टैक्सेबल हो गई है। लेकिन अगर फ्यूमिंगेशन आपको बोला गया एग्रीकल्चरल फार्म पे, खेती में ही फ्यूमिंगेशन करवाया, वहां पे कीड़े लग गए थे, कीड़े मारने की दवाई डाली, ये अभी भी एग्जेम्प्ट है। पॉइंट नंबर सी में जाके देखो, सी वाले का मैंने 4th लाइन पे सेकेंड वर्ड लिखा हुआ है फ्यूमिंगेटिंग करके, उसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ब्लू कलर में डाला हुआ है। अब मेरे को यही बात लिंक करानी थी, पहला वाला जो इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल में और नीचे वाला और एक इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल में, इनको दोनों को कनेक्ट करो। अगर एग्रीकल्चरल फार्म पे अगर फ्यूमिंगेशन कर रहे हैं तो ये अभी भी एग्जेम्प्ट रहता है, लेकिन अगर फ्यूमिंगेशन किया कहां पे, वेयरहाउस में, तो वो अभी टैक्सेबल हो चुका है, इसके ऊपर एग्जेम्पशन हटा दिए। ठीक है, ये वाला इन्होंने कट कर दिया है, ये मेरे को बताना था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये नेक्स्ट वाली जो सर्विस है ना, पॉइंट 2 में वही बात लिखी है, सर्विस बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यहां पे भी उन्होंने कट किया, ये मेरी गलती नहीं है, पहले ही 2 बार अलग अलग जगह पे प्रिंट किया हुआ था, अब उन्होंने दोनों जगह से काटा। तो यही मैं आपको बोल रहा था, इफेक्टिवली 2 का एक ही रहेगा, तो ये एक ही अमेंडमेंट है, फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये अब टैक्सेबल हो गया है। मेरे को अब तुम्हारे साथ आगे डिस्कशन करना है, पॉइंट 1 इज ऑल सॉर्टेड। जो इंपॉर्टेंट है ब्लू और रेड कलर का, ये मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट। आ जाओ अभी, पॉइंट नंबर 2 हमने देख लिया, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में है सर्विस बाय वे ऑफ कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ जॉब वर्क। दो बातों पे ध्यान दो, एक तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस है और दूसरा जॉब वर्कर बेसिस पे, मतलब अभी जो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं वो खत्म नहीं हुआ है, बीच में कोई काम की जरूरत पड़ी और इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस करवाया है और ये काम हमने जॉब वर्क से किसी से करवाया है, तो वो जॉब वर्क जो ये काम करके दे रहा है, इस काम के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, उस जॉब वर्कर की सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। अब एक सर्कुलर आया, वो सर्कुलर में इन्होंने ये बोला कि मिलिंग ऑफ पैडी वाला जो काम होता है, क्या मिलिंग ऑफ पैडी के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा क्या? ये पॉइंट 3 वाला इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ जॉब वर्क मान करके उस पर जीएसटी हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं।
आंसर इज नो, ये पूरा टैक्सेबल है। इसके लिए इन्होंने 4 बातें बताई है, मैं आपको बता देता हूँ। मिलिंग ऑफ पैडी क्या होता है? देखो, पैडी का जो मिलिंग ऑफ पैडी का काम है, सबसे पहली बात, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस है। ये फाइनल सॉरी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, ये फाइनल स्टेज का है, ठीक है। मतलब पूरा वो पैडी बन के तैयार हो जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और उसके बाद में उसको राइस मिल्स में दिया जाता है पैडी की मिलिंग करने के लिए। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, ये फाइनल के बाद वाली चीज है। दूसरी बात, ये काम करने से एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। जो पहले पैडी था, वो पैडी का वहां पे मिल में जाता है और उससे राइस निकलता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए। तीसरी बात, ये प्रोसेस जो कैरी आउट किया जाता है, ये कल्टीवेटर्स नहीं करते हैं, जो फार्मर होते हैं वो नहीं करते हैं, ये राइस मिल्स में जो राइस मिलर्स होते हैं वो ये काम करते हैं। और दूसरी बात, लास्ट वाली बात, ये फार्म पे नहीं किया जाता, एग्रीकल्चर फार्म में, ये राइस मिल्स में किया जाता है। वो राइस मिल्स में जो राइस मिलर होते हैं वो ये काम करते हैं। इन शॉर्ट, ये चारों बातों से ये पता चलता है कि मिलिंग ऑफ पैडी का काम इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस, वो एक फाइनल प्रोसेस के बाद में आने वाली चीज है, फर्दर प्रोसेस वाला काम है, और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसके लिए आप पॉइंट 3 का बेनिफिट नहीं ले सकते। ये मेरा पॉइंट 3 वाला बात था। अब आ जाओ पॉइंट 4 पे। 4 वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट है, ये खतरनाक अमेंडमेंट है, इसको आपको एग्जाम में हिट करेगा इंस्टीट्यूट बराबर से। मैं आपको पहले बात कर रहा हूं, वो ध्यान दो। अब क्या होगा, पॉइंट 4 में इन्होंने बोला स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, अगर सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इन चारों की अगर आप स्टोरेज और वेयरहाउसिंग कर रहे हो तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बाकी जो चीजें वहां पे लिखी हुई थी, नट्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल, फाइबर और जो भी आगे सारी चीजें लिखी हुई, ये सब कट कर दिया। कट करने का मतलब होता है कि इनकी अगर स्टोरेज और वेयरहाउसिंग कर रहे हो तो इसके ऊपर जीएसटी अब टैक्सेबल है, अब एग्जाम नहीं रहेगा, टैक्सेबल है। 18 जुलाई 2022 से ये टैक्सेबल हो गया। ऊपर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट लिखाया है रेड पेन से, ये ई वाले पॉइंट में आपको दिख रहा होगा टॉप पे, वो स्टोरेज और वेयरहाउसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की है, और नीचे जो सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं होते, उसके बाद में चीजें, तो इनके लिए सेपरेटली यहाँ पे इन्होंने बोला गया। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फिर भी हो सकते हैं, लेकिन सीरियल्स और पल्सेस नहीं होते। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि पॉइंट 4 में स्टोरेज और वेयरहाउस मैंने आपको क्या बताया। अब आगे और एक बार देख लू, मैंने पॉइंट 4 को कनेक्ट किया पॉइंट 5 से। पॉइंट 5 में बोला गया कि सर्विस बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस। राइस भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं होता, तो इसके लिए भी इन्होंने अलग से बोल दिया। अब इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग अगर राइस की कर रहे हैं तो ये भी एग्जेम्प्ट होगा। अब पॉइंट नंबर 7 पे आ जाओ, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, मतलब सॉरी, सर्विस बाय वे ऑफ वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। इसकी भी अगर आप स्टोरेज वेयरहाउसिंग कर रहे हो तो इस पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। दैट्स इट, ये ही है स्टोरेज और वेयरहाउसिंग। और इंस्टीट्यूट क्योंकि वो सारी चीजें कट हो गया है, तो इसके ऊपर आपको टेस्ट करना चाहेगा कि कौन कौन सी चीजों की स्टोरेज और वेयरहाउसिंग करना एग्जेम्प्ट है और टैक्सेबल है। तो वो आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करेगा। अब आपको यहाँ पे हेल्प करेगा ये वाली बात, इसको देखो, ये मैंने आपको बताने के लिए बनाया है। फ्यूमिंगेशन की सर्विस के रिस्पेक्ट में क्या टैक्सेबल है, क्या एग्जेम्प्ट है। फ्यूमिंगेशन मैंने पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, अगर वेयरहाउस में किया जा रहा है जहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखे हैं तो ये अब टैक्सेबल हो गया है। लेकिन अगर फ्यूमिंगेशन एग्रीकल्चरल फार्म पे कर रहे हो तो ये एग्जेम्प्ट है। अब पहले भी एग्जेम्प्ट था, अभी भी एग्जेम्प्ट है। स्टोरेज और वेयरहाउसिंग की बात करें तो स्टोरेज और वाउचर, अभी हमने देखा सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनकी कर रहे हो, या फिर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की कर रहे हो, या फिर राइस की स्टोरेज और वेयरहाउसिंग कर रहे हो, या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की आप वेयरहाउसिंग कर रहे हो, ये चारों के केस में एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई स्टोरेज और वेयरहाउसिंग करते हो, कोई भी अदर गुड्स, इन चारों में जो लिखे हुए इनके अलावा कोई भी गुड्स की स्टोरेज और वेयरहाउसिंग करते हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये मेरे को बताना था। बाकी जो थर्ड वाला पॉइंट है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, बट आई होप अब तुमको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मेरी जो डिस्कशन थी, पॉइंट नंबर 3 मैंने बता दिया, पॉइंट 4 भी मैंने बता दिया, 5 भी बता दिया, 6th वाला मेरे को तुम्हारे साथ डिस्कस करना बाकी है, बीच में 6th वाला पेंडिंग रह गया। एक बार पॉइंट 5 में देखो, पॉइंट 5 में क्या लिखा है, कमीशन एजेंट ऑफ राइस इज टैक्सेबल। पॉइंट 5 का जो नोट है वो बोलता है कमीशन एजेंट ऑफ राइस इज टैक्सेबल। राइस का अगर कमीशन एजेंट होता है उसकी सर्विस टैक्सेबल होती है। वहां पे मैंने ब्लू वाला इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अब आप ब्लू वाला इंपॉर्टेंट ये वाला पढ़ो, ऊपर जो एकदम ऊपर दिख रहा है, कमीशन एजेंट ऑफ, कमीशन एजेंट मतलब सेल और परचेस कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही करता है तो वो एग्जेम्प्ट है ऊपर पॉइंट 1 के जी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने लिखा हुआ है 5 के नीचे, राइस का जो कमीशन एजेंट होता है उसकी सर्विस टैक्सेबल होती है। नाउ लुक एट दिस, ये पॉइंट नंबर 4 जो नीचे मैंने अलग से बनाया हुआ है, ये कोई एग्जेम्प्ट नहीं है, ये पहले से, मतलब कोई अभी अमेंडमेंट नहीं आई, ये पहले से ऐसा ही था। कमीशन एजेंट अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का है तो उसका काम एग्जेम्प्ट होता है, और कमीशन एजेंट जब अपनी सर्विस देता है राइस के रिस्पेक्ट में, राइस की सेल और परचेस करता है तो उस कमीशन एजेंट की सर्विस टैक्सेबल हो जाती है। इसलिए इसको अलग करके बनाया, ये कोई नई वाली अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले से ही ऐसा होता है।
अब बस इसके बाद में एक दो पॉइंट्स हैं और ये सेक्टर खत्म हो जाएगा। पॉइंट 6 में बोला गया सर्विस बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, ripening, waxing, retail packing, labeling of fruits and vegetables which do not alter the essential characteristics of fruits and vegetables। देखो ये सप्लाई चेन के लिए बात की गई है, फार्मर के नहीं। फार्मर के बाद से अगर गुड्स आगे चले जाते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जब मंडी में उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़े या जहां पे भी पड़े, वो कच्चे हैं तो उनको पकाना पड़ेगा, उसके लिए राइपनिंग करना पड़ता है। अगर वो खराब होने वाले, गर्मी का मौसम है, तो उनके लिए प्री कूलिंग करना पड़ता है। एप्पल के ऊपर वैक्सिंग करके उसको चमकाते हैं। कुछ कुछ एप्पल या कुछ कुछ फ्रूट्स के ऊपर तो लेबल लगा देते हैं कि भाई ये एप्पल न्यूजीलैंड से आया, ये संतरा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से आया। तो ऐसा सब काम करना चलेगा। ये सारे काम अगर कोई करता है तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। बस ऐसा कोई प्रोसेस नहीं करना जिससे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। अगर मैंगो का आपने थोड़ा सा कच्चा था, उसको पका दिया, राइपन कर दिया, चलेगा। लेकिन अगर मैंगो का मैंगो शेक बना दिया, मैंगो जूस बना दिया, यह प्रोसेस टैक्सेबल हो जाता है। सिमिलरली संतरे के रिस्पेक्ट में या कोई भी फ्रूट या कुछ भी ले लो आप, अगर उसका प्रोसेस चेंज कर दोगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा, तो वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं मिलेगा, वो टैक्सेबल हो जाता है। अब उसके बाद में सारी हल्की बातें हैं। मेरा 5, 6, 7 भी हो गया। 8, 9, 10 वाला फटाफट से देखते हैं। 8 में बोला गया कि सर्विस बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसएमिनेशन बाय द नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देखो गवर्नमेंट ये सर्विस देती है, एनसीसीडी गवर्नमेंट का है, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। वो जब सर्विस देते हैं कोल्ड चेन नॉलेज डिसएमिनेशन की, वो सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। पॉइंट 9 में है राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो राइट है, राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ने इस राइट को असाइन कर दिया। और असाइन करके किसको दिया? एक इंडिविजुअल फार्मर को। फार्मर जो एचयूएफ नहीं है, जो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, एक इंडिविजुअल आदमी वो जो फार्मिंग करता है, उसको राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज की राइट उन्होंने असाइन कर दी। तो गवर्नमेंट की ये वाली सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। पॉइंट 10 बोलता है कि सर्विस बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर हॉर्सेस की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। 8, 9, 10 वाले एकदम लल्लू पॉइंट्स हैं, ब्लू हाईलाइट किया हुआ है। 10th वाला पॉइंट तो वो रिपीट हुआ है, वो हेल्थ सेक्टर में भी था। पॉइंट 11 की बात करते हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट है एग्रीकल्चर सेक्टर का, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, सर्विस बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स। ये अब टैक्सेबल कर दिया है, एग्जेम्प्ट नहीं रहा। 18 जुलाई से 2022, 18 जुलाई 2022 से इस चीज को टैक्सेबल बना दिया गया है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स इज नॉट गुड। अब ये जो सर्विस दो कोई भी पर्सन देता है तो वो टैक्सेबल हो जाती है। ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे खत्म हुआ। एक बार के लिए आप ये डायग्राम देख लो, डायग्राम नहीं मतलब इसको चार्ट बोल सकते हैं, जिससे आपको ये काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला फ्यूमिगेशन वाला है, कब टैक्सेबल कब एग्जेम्प्ट है। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग कब एग्जेम्प्ट रहेगा, कब टैक्सेबल होगा। थर्ड वाला जो है स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, ये इस बार की अमेंडमेंट है, अब से ये टैक्सेबल हो गया है 18 जुलाई 2022 से। और फोर्थ वाला कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट आपको ध्यान देना है, कमीशन एजेंट अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, और अगर राइस का है तो उसका काम टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हुआ। अब जाते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशनल सेक्टर वाला। इसके अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट है पॉइंट 1 के अंदर, मैंने इसीलिए उसको हाईलाइट किया हुआ है। एक सर्कुलर आया, लेकिन वो सर्कुलर अगर हटा भी देंगे तो भी इसको मैं ग्रीन ही मार्क करता, क्योंकि ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सेक्टर है। इसके ऊपर फ्रीक्वेंटली इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाता है। इस वाले पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बना के रखना। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपको बता देता हूं। पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिस्पेक्ट में कोई इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई की एग्जेम्पशन बताई गई है, लेकिन उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। इस कैटेगरी में अगर वो फॉल करेगा तब मानेंगे कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और उसके लिए कोई इनवर्ड सप्लाई या आउटवर्ड सप्लाई की एग्जेम्पशन हम लोग देख पाएंगे। कौन से होते हैं ये आपको एकदम नीचे दिख रहा होगा। स्कूल, कॉलेज और वोकेशनल एजुकेशन जो कराते हैं, ये है वो 3 कैटेगरीज। लेकिन ये मेरे हाथ का लिखा हुआ है, मेरे ऐसा कोई मॉड्यूल में वर्ड नहीं है, मतलब आप प्रॉपर अंदर जो वर्डिंग्स है वो आपको लिखने पड़ेंगे। ये याद करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं। स्कूल किसको बोला जाता है? स्कूल मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो प्री स्कूल की एजुकेशन कराता है, या फिर हायर सेकेंडरी अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल तक की, मतलब 10+2 लेवल तक की जो एजुकेशन कराता है वो स्कूल होता है। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का फर्स्ट कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी कॉलेज, मतलब ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन देता है एज अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। आपको ये बार बार इस पॉइंट पे टेस्ट करते हैं। तो एजुकेशन करा रहा है एज अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम, प्लस वो क्वालिफिकेशन भी दे रहा है, और तीसरी बात वो क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड है, और वो भी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। तब जाकर के बोलेंगे कि वो कैटेगरी 2 वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। अगर आपको बोला जाता है कि ऐसा कोई क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड या फिर कोई अदर कंट्री, नहीं भाई, वो उस तरीके से नहीं होगा। ऐसे केस में वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहलाया ही नहीं जाएगा। ये कैटेगरी 2 में आने के लिए इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। अब बात करते हैं थर्ड वाला, वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज जो कराते हैं, अप्रूव वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज, ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये थर्ड कैटेगरी वाले।
अब वोकेशनल एजुकेशन वो होते हैं जो नॉर्मल अपनी एजुकेशन के अलावा जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कराते हैं उसके रिस्पेक्ट में, जैसे कुकिंग, कंस्ट्रक्शन सिखाते हैं, मशीन रिपेयर वगैरह सिखाते हैं, तो ये सारी बातें वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज में आती हैं। ये तीन कैटेगरीज अब तुमको समझ गई होगी। अब तुम यहाँ पे मेरे साथ में पॉइंट नंबर 1 का हम लोग पूरा डायसेक्शन करेंगे। 1 के अंदर 2 क्लॉज हैं, क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। क्लॉज ए और डबल ए की अगर बात करें तो ये इंस्टीट्यूशन की आउटवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में ये लोग एग्जामिशन देते हैं। इंस्टीट्यूशन की आउटवर्ड सप्लाई, पहला पॉइंट बोलता है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को कोई भी सर्विस देगा तो वो एग्जेम्प्ट है। सर्विस प्रोवाइडर कौन है वो देख लो। सर्विस प्रोवाइडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रेसिपिएंट स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सी सर्विस देंगे तो एग्जेम्प्ट रहेगा। दैट मीन्स सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको क्वेश्चन में दिख गया कि ये है और रेसिपिएंट, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ ये है, दैट मीन्स वो एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे कैच यही है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आना चाहिए जो हमने देखा था। बस वो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आ गया तो जो भी सर्विस दे स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को वो एग्जेम्प्ट है। उसके बाद क्लॉज ए बोलता है, यहाँ पे इन्होंने सर्विस प्रोवाइडर बताया है और कौन सी सर्विस है वो बताया है, रेसिपिएंट नहीं बोला हुआ है। रेसिपिएंट कोई भी और चलेगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और कौन सी सर्विस, सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन वेयर कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी। तो जब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंट्रेंस एग्जाम की सर्विस देता है और उसके रिस्पेक्ट में जो एंट्रेंस फी लेता है इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। अब वो उसका स्टूडेंट हो, कैंडिडेट हो, फ्यूचर में वो एग्जाम मतलब एडमिशन लेना चाह रहा है, उसके लिए वो एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रेसिपिएंट कोई भी हो उस केस में एग्जेम्प्ट रहेगा। ये दोनों पॉइंट्स खत्म हो गए। अपने दिमाग को बता के रखो कि ये आउटवर्ड सप्लाई के रिस्पेक्ट में जो एग्जाम है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देता है उसके ऊपर एग्जेम्पशन की बात की। अब जो बी वाला क्लॉज है ये इनवर्ड सप्लाई सर्विस की बात करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई थर्ड पर्सन सर्विस दे रहा है तो क्या उसमें एग्जाम्पशन मिलेगा। वो पर्सन जब इनवॉइस रेज करेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन की इनवर्ड सप्लाई के बारे में बताया गया है। पॉइंट बी का स्टार्टिंग ही मैंने लिखा हुआ है, टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई पर्सन सर्विस दे रहा है तो उसकी सप्लाई सर्विस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। 5 पॉइंट्स हैं, उसमें से जो फर्स्ट 3 वाले हैं, 1, 2, 3 वाले, ये सिर्फ तब अप्लाई होते हैं जब कोई पर्सन ये सर्विस देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्कूल है। स्कूल को जब ये तीनों सर्विसेज दी जाती है तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर ये तीनों सर्विस कॉलेज को या वोकेशनल इंस्टीट्यूशन वाले को दिया तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ ये वाली। दूसरा केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील्स व्हिच इज स्पॉन्सर्ड बाय सीजीएसडी यूटी। और तीसरा सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज परफॉर्म्ड इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है तो मैंने उसको रेड मार्क करके अंडरलाइन कर दिया। ये थर्ड वाले केस के लिए आपको, ये सिर्फ थर्ड वाले पॉइंट के लिए अप्लाई होता है, बाकी किसी में नहीं, सिर्फ थर्ड वाले सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग के लिए। अगर वो सर्विस स्कूल को दी गई है और हाउसकीपिंग की जो भी तीनों सर्विस है वो अगर इंस्टीट्यूशन में परफॉर्म की गई है तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। फोर्थ वाला जनरल है, ये जो भी पर्सन सर्विस देता है वो तीनों में से किसी को भी दे अप्लाई, वो एग्जेम्पशन रहेगा, चाहे स्कूल को दे, चाहे कॉलेज को दे, चाहे वोकेशनल वाले को। सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू सच इंस्टीट्यूशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। और फिफ्थ वाला अगेन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स। ये कॉलेज नहीं स्टूडेंट्स को सप्लाई कर रहा है, कोई पर्सन इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है, कोई पर्सन इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है। और अगर ये कॉलेज को देगा मतलब कैटेगरी 2 वाले को देगा तो एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर ये फिफ्थ वाली सर्विस किसी स्कूल को दिया या वोकेशनल वाले को दिया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसी ने ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल की सर्विस कॉलेज को दी है और कॉलेज फिर आगे स्टूडेंट्स को देगा, जो भी देगा, लेकिन ये इनवर्ड सप्लाई के बारे में बताया है। अब यहाँ पे आपको अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन बाकी है इस चार्ट को देख लो, इसके बाद आपको कभी कभी तकलीफ नहीं होगी। ये मैंने सिर्फ पॉइंट बी का यहाँ पे बाइफर्केशन बताया है। ए और डबल ए तो मैंने आपको बता ही दिया था, वो आउटवर्ड वाले थे। ये इनवर्ड वाला है, कोई पर्सन इनवर्ड सर्विस दे रहा है तो क्या होगा। ये 5 सर्विसेज है और ये 3 कैटेगरीज है, आपको उस हिसाब से देखना है। फर्स्ट 3 मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्टेशन, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, या फिर केटरिंग की सर्विस, या फिर सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग वाली सर्विस। अगर ये स्कूल को दिया गया तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर कॉलेज को दे रहे हैं, वोकेशनल को दे रहे हैं तो ये टैक्सेबल होगा। इसको अपने दिमाग में छाप के रख दो, ठीक है। और फोर्थ वाला जो सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू सच इंस्टीट्यूशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ एडमिशन वो करा रहे हैं स्टूडेंट्स का या फिर एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगर इनवर्ड सप्लाई सर्विस ली तो वो एग्जाम होगी। और ये तीनों केस में एग्जाम रहता है, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे वो वोकेशनल वाला हो। फिफ्थ वाला अगेन मैंने आपको बताया था, ये आपको सिर्फ तब मिलेगा जब वो रेसिपेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो एक कॉलेज रहेगा। वापस बता दूं, जो थर्ड वाला है सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग की सर्विस, इसका एग्जेम्पशन आपको देखने के लिए 2 बात देखना। रेसिपिएंट स्कूल है एंड वो सर्विस परफॉर्म की है इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो वो एग्जेम्प्ट होगा।
ये पूरा ब्रेकडाउन एनालिसिस मैंने पॉइंट 1 का कर दिया। अब जाते हैं पॉइंट 1 में, अब कुछ नहीं बचा, दिस इज द कंप्लीट थिंग। और इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे फटाफट से आपसे हो जाएगा। कुछ बातें हैं, कुछ सर्कुलर है, फटाफट से देखते हैं। इस नोट्स में मैंने फर्स्ट जो मीनिंग वाली बात है बता दी थी। आईआईएम का जो एक सर्कुलर आया वो बता रहा हूं। आईआईएम में क्या होता है, आईआईएम में 2 कोर्स है। पहली बात इन्होंने बोली कि अगर कोई लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है जिसकी 1 ईयर से मोर की ज्यादा ड्यूरेशन है, ऐसे केस में आईआईएम जब अपने स्टूडेंट्स को लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स कराता है तो कोर्स खत्म होने के बाद में एक डिग्री सर्टिफिकेट देता है। तो इन्होंने बोला डिग्री सर्टिफिकेट इज अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो आईआईएम जब भी अपने स्टूडेंट्स को जो सर्विस देता है एजुकेशन की लॉन्ग ड्यूरेशन वालों को, उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि ये बाद में कोर्स खत्म होने के बाद में डिग्री सर्टिफिकेट देता है। लेकिन अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें, आईआईएम का एक दूसरा कोर्स होता है शॉर्ट ड्यूरेशन, जो 1 ईयर से कम की ड्यूरेशन का होता है। इसके लिए आईआईएम अपने वो वाले स्टूडेंट्स को जो शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स कर रहे हैं, उनको कोर्स खत्म होने के बाद में डिग्री नहीं देता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देता है। इसके ऊपर मुद्दा उठ गया और सर्कुलर में इन्होंने बोला कि अगर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है तो वो कोई भी तरीके की डिग्री नहीं है, वो कोई भी तरीके का क्वालिफिकेशन नहीं है। और ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो क्वालिफिकेशन नहीं देता रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया, बिकॉज पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन, तो ऐसे केस में आईआईएम जब भी अपनी सर्विस देगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, टैक्सेबल होगा। कब लगेगा? जब आईआईएम शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्सेज करवाता है। मैरिटाइम कोर्सेज की अगर बात करें तो डीजी शिपिंग वाले कोर्स में, डीजी शिपिंग जो होता है डायरेक्टर जनरल शिपिंग, वो मैरिटाइम कोर्सेज को अप्रूव कर देता है। तो जो मर्चेंट नेवी वाले कोर्सेज होते हैं उनके रिस्पेक्ट में जब सर्विस दी जाती है तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगी। सप्लाई ऑफ फूड इन अ मेस और कैंटीन, ये 4th वाला पॉइंट है। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर वो खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही स्टूडेंट को ये फूड सप्लाई करता है तो वो तो एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि वन का ए वाला पॉइंट बोलता है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कुछ भी सर्विस दे तो एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई कैंटीन वाला है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कैंटीन वालों को उन्होंने रेंट पे जगह दी थी, अब कैंटीन वाला अगर फूड सप्लाई कर रहा है तो ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अगर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कुछ देगा तो एग्जेम्प्ट है, केटरिंग की सर्विस है कुछ भी, कैंटीन वाला देगा तो वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है केटरिंग और मिड डे मील स्पॉन्सर्ड और फंडेड बाय गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट डोनेशन। देखो, अगर मिड डे मील्स के लिए हमने ऊपर पढ़ा था केटरिंग के रिस्पेक्ट में कि मिड डे मील्स शुड बी मिड डे मील्स स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। सर्कुलर यहाँ पे बोलता है कि जरूरी नहीं है कि जो मिड डे मील्स है वो गवर्नमेंट फंडेड ही होने चाहिए। अगर यहाँ पे कॉर्पोरेट डोनेशंस आती है और उस कॉर्पोरेट डोनेशन का पैसा लेकर के अगर स्कूल वाले आगे अपने स्टूडेंट्स को केटरिंग या मिड डे मील्स दे रहे हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, ये मैंडेटरी नहीं है। पॉइंट 6 बात करता है सप्लाई ऑफ फूड इन आंगनवाड़ी। देखो, आंगनवाड़ी स्कूल की तरह होते हैं लेकिन वो एक्चुअली स्कूल नहीं होते। आंगनवाड़ी रूरल एरिया में वो बच्चों को पेड़ के नीचे और ऐसी जगहों पे वो लोग पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने बहुत अच्छी बात बोली कि भले ही वो स्कूल एक्चुअल स्कूल की डेफिनेशन और वो इट इज नॉट सेटअप लाइक अ स्कूल, लेकिन फिर भी आंगनवाड़ी एक स्कूल की तरह ही माना जाएगा। और अगर वो स्कूल है तो फिर तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी 1 में आ जाएगा। और पहला वाला जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो जब अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई भी सर्विस दे तो एग्जेम्प्ट रहेगा। फूड देता है, केटरिंग की सर्विस देता है तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। इसीलिए आंगनवाड़ी जब अपने स्टूडेंट्स को फूड सप्लाई करता है वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। पॉइंट 7 है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। बोर्ड ऑफ देखो, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें, जो नेशनल, सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमने अभी पढ़ा ये एकदम अलग चीज है और बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ये एकदम अलग चीज है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब अपने स्टूडेंट्स को एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और उसके लिए एग्जाम फीस ले रहा है वो तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इसके लिए कोई एग्जाम्पशन ही नहीं है और ये ऊपर वाले उसमें कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा था। तो सर्कुलर में ला करके बोला कि फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग दिस एग्जेम्पशन, हम ये मानेंगे कि बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन जब कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की सर्विस देगा तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी और बदले में स्टूडेंट से जो एग्जाम फीस लेता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और उसी के रिस्पेक्ट में जब वो एग्जामिनेशन सर्विस दे रहा है कंडक्ट ऑफ एग्जाम की, उसके रिस्पेक्ट में कोई इनवर्ट सर्विस ले रहा है तो उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने सर्विस दी एग्जाम के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराने थे, क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग की सर्विस ली, एडमिट कार्ड प्रिंट कराने की सर्विस ली, रिजल्ट पब्लिश कराना था उसके लिए इनवर्ट सप्लाई सर्विस ली, ये सब चीजों के लिए भी एग्जेम्पशन रहेगा। कंडक्ट ऑफ मतलब बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इसके अलावा, एग्जाम्स के अलावा कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो टैक्सेबल होगी एट द रेट ऑफ 18%। ये इस सर्कुलर की बातें थी, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे पूरा ये सर्कुलर जो अब तक आए थे खत्म हो गया। ये एक नया सर्कुलर आया है लेकिन ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना आपको वरीसम नहीं होना चाहिए।
सर्कुलर के अंदर जो बातें मैं आपको बता देता हूं, आपको नीचे वाले पॉइंट पे फोकस करना है एग्जाम के दिन पे। क्या है यहाँ पे बात, इन्होंने बोला कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई भी सर्विस देता है तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर फ्यूचर स्टूडेंट जो अभी तक हुआ नहीं है, वो अभी एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, तो अब तक तो वो स्टूडेंट बना नहीं है, ऐसे केस में जब वो एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है उसको कुछ एंट्रेंस फॉर्म भरना पड़ता है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांगता है और इंस्टीट्यूशन उसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देता है, तो क्या ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की जो फीस है, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? तो इन्होंने क्लियरली बोला कि भले ही वो आज उसका स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो स्टूडेंट बनने ही वाला है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देता है फ्यूचर स्टूडेंट्स को और बदले में जो फीस लेता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सिमिलरली पास्ट स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो यहां से इंस्टीट्यूशन छोड़ के चले गए हैं, वो अगर यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि हमको लीविंग सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए और इसके लिए अगर कोई फीस चार्ज किया तो उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा, क्योंकि भले ही ये आज करंटली स्टूडेंट नहीं है लेकिन पास्ट में थे, तो उसके लिए इन्होंने बोला कि अगर ये माइग्रेशन या लीविंग सर्टिफिकेट इशू किया जाता है इसकी फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर करंट ही कोई स्टूडेंट है जो अभी छोड़ना चाहता है और वो लीविंग सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेता है, तो उस सर्टिफिकेट की फीस के लिए कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ऊपर वाले पॉइंट में बस बेस बनाया है, मेन बात तो नीचे पॉइंट बी में जो आपको यहाँ पे दिख रही है, मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है। पूरा पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे खत्म हुआ, ये पूरी बातें मेरी खत्म हो गई। आगे चलते हैं, हम बाकी बातें करते हैं। पॉइंट टू तुमको दिख रहा है। पॉइंट 2 में इन्होंने बोला कि अगर देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को ट्रांसपोर्ट की सर्विस देता है तो एग्जाम्प्ट होता है 1 के ए के हिसाब से। लेकिन अगर स्कूल के पास में स्कूल बस नहीं है और वो किसी को बोलते हैं कि आप हमको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे दो, तो वो पर्सन जब स्कूल को सर्विस दे रहा है उसके ऊपर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। और अगर उस पर्सन के पास में यहाँ पे बस नहीं है और उसको कोई हायरिंग की सर्विस दे रहा है, उसको कोई हायरिंग पे बस दे रहा है, तो वो हायरिंग की सर्विस पे भी जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको ऑरेंज हाईलाइट किया क्योंकि इंस्टीट्यूट इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। आप एक बार ये डायग्राम देख लो, इससे आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ब्लू में स्कूल है, स्कूल जब स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता है, ये स्कूल की आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट है। हमने देखा था पॉइंट 1 के ए वाले पार्ट में। अब अगर स्कूल को कोई पर्सन सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये स्कूल की इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस है और इसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट है। पॉइंट बी के 1 वाले बी के 1 के हिसाब से ये एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन हम इस पॉइंट 2 में जो मैंने अभी तुम्हारे साथ डिस्कस किया, वो ना इसके लिए था ना इसके लिए था, मतलब दोनों स्कूल की इनवर्ड और आउटवर्ड के लिए हमने ऊपर ही देख लिया था। अब ये देखो, ये तुमको इससे पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। ये येलो वाला पर्सन ग्रीन वाले को हायरिंग सर्विस दे रहा है, वो उसको ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए कोई मोटर व्हीकल हायरिंग पे दे रहा है, तो उसकी हायरिंग सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता। हायरिंग वाला स्कूल को देता है, ग्रीन वाला स्कूल को देता है और स्कूल आगे देता है, ये तो हमने ऊपर ही देख ली थी। लेकिन जब येलो वाला आदमी ग्रीन वाले आदमी को हायरिंग पे कोई मोटर व्हीकल देता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये एग्जाम्प्ट रहेगा। ये पॉइंट 2 के हिसाब से जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसको एक बार समझ लो आप। अब आ जाओ यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना है। पॉइंट 2 मेरे को दिखाना था, मैंने दिखा दिया। अब इसमें और कुछ नहीं बचा। पॉइंट 3, 4, 5, 6 जो तुमको स्क्रीन पे दिख रही है, ये बहुत लल्लू से पॉइंट्स है, ब्लू कलर के हैं, इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, नहीं भी आ रहे तो डरो मत इसके लिए। पॉइंट 3 में बोला गया कि मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, ये दद्दू जी की योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, सरकार की योजना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है। इस योजना के अंदर, दद्दू जी के योजना के अंदर जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, ये जब ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स अपनी सर्विस देते हैं, कौन सी सर्विस, स्किल या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज करवाते हैं, विच आर सर्टिफाइड बाय द एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये दद्दू जी के योजना के ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जब सर्विस देते हैं, स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा उनकी ट्रेनिंग सर्विस पे। पॉइंट 4 के अंदर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी के अंदर ही अप्रूव्ड होते हैं एसएससी, सेक्टर स्किल काउंसिल, और उसी के अंदर उसके असेसमेंट एजेंसी अप्रूव्ड होती है और ट्रेनिंग पार्टनर्स अप्रूव्ड होते हैं। तो एक बात रखो, एनएसडीसी आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, एनएसडीसी या फिर उसके बच्चे, ठीक है, एसएससी और ट्रेनिंग पार्टनर्स जब ये सर्विस देते हैं, एसएससी एनएसडीसी का कोई प्रोग्राम, एनएसडीसी की कोई स्कीम या फिर उसका कोई भी ट्रेनिंग कोर्स के रिस्पेक्ट में ये सर्विस देते हैं, तो वो एग्जाम्प्ट रहेगी। एनएसडीसी उसके बच्चे कौन सी सर्विस दे रहे हैं, प्रोग्राम की, कोई स्कीम की, कोई कोर्स है जो एनएसडीसी का ही कोर्स है, इसके लिए कोई भी सर्विस देते हैं उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। पॉइंट 5 की बात करते हैं, एसडीआई स्कीम, ये है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। देखो इस इनिशिएटिव के अंदर इन्होंने बोला कोई असेसमेंट बॉडी है, जब वो अपनी असेसमेंट की सर्विस देते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। सिंपल सा था। पॉइंट 5 आपको बस एसडीआई स्कीम करके याद रखो। असेसमेंट बॉडीज क्या काम करते हैं, असेसमेंट ही तो करते हैं, तो उनके असेसमेंट की सर्विस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा।
पॉइंट 6 एक बार के लिए देखो, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में बात करता है। ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका गवर्नमेंट खर्चा उठाती है 75% ऑफ द 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का गवर्नमेंट बॉर्न करने वाली है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का जिसका 3/4 ऑफ द मेजोरिटी गवर्नमेंट खर्चा उठाने वाली है, इसके लिए कोई पर्सन ने गवर्नमेंट को सर्विस दी तो उस सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। वो पर्सन गवर्नमेंट पे बिल इनवॉइस रेज कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। एक सर्कुलर आया, उसी में सर्कुलर लास्ट वाला पॉइंट है। सर्कुलर में बोला गया कि अगर कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, इस स्कॉलरशिप का जहां पे 100% टोटल एक्सपेंडिचर का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट ही उठाती है, तो इस स्कॉलरशिप के लिए अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट को सर्विस देता है तो उसकी सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगी। वो इनवॉइस गवर्नमेंट पे रेस कर रहा है, उस इनवॉइस पे जीएसटी नहीं लगेगी। कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई एनजीओ है, जब ये गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं स्कॉलरशिप वाली कोर्स के रिस्पेक्ट में, तो इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ये पूरा एजुकेशन सेक्टर यहाँ पे खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं और देखते हैं स्पोर्ट्स वाला सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एंड इवेंट रिलेटेड वाली सर्विसेज। इसके अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट है। ठीक है, 8 पॉइंट से टोटल 8 सर्विसेज है, एग्जाम सर्विसेज, और एक छोटी सी अमेंडमेंट है, वो आएगी, मैं बता दूंगा, 2 वर्ड की अमेंडमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला वाला पॉइंट बोलता है एंट्री टिकट। देखो 1, 2, 3 वाले पॉइंट्स मैंने ऑरेंज से मार्क किए हुए हैं, ये एंट्री टिकट की बात करते हैं। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एन इवेंट, प्लेस और व्हाटएवर। तो सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू मतलब एंट्री टिकट होती है। ठीक है, 1, 2, 3 में इन्होंने एंट्री टिकट की बात की गई है। पहला वाला पॉइंट बोलता है किसी म्यूजियम, नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या फिर जू, ये जगहों के लिए जो एंट्री टिकट होती है उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहता है। दूसरा वाला, अगर कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की जो भी एंट्री टिकट होगी, उसमें जाने के लिए जो भी एंट्री टिकट होगी उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर्ड अंडर दिस एक्ट, वो एक्ट का नाम याद मत रखो, बस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसके ऊपर जो भी एंट्री टिकट होगी, उसकी जो भी एंट्री टिकट होगी, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। थर्ड वाला, अगर कोई सर्विस है, कोई एंट्री टिकट है फॉलोइंग इवेंट्स और प्लेसेस की, जहां पे जो कंसिडरेशन चार्ज किया है, मतलब जो एंट्री टिकट है उसकी वैल्यू, द राइट टू एडमिशन इज नॉट मोर देन ₹500 पर पर्सन। ये बात समझो। अगर आपको एग्जेम्पशन पूछा जाता है एंट्री टिकट के रिस्पेक्ट में और ये थर्ड वाला पॉइंट आता है, तो आपको ये देखना है कि ये इवेंट्स और प्लेसेस ही होने चाहिए, और इन इवेंट्स और प्लेसेस की जो एंट्री टिकट है वो 500 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, पर पर्सन 500 तक ही होनी चाहिए। अगर इवेंट सही है लेकिन जो एंट्री टिकट है वो 500 से ज्यादा है, तो ये टैक्सेबल होगा, और पूरा टैक्सेबल होगा। मान लो 700 रुपए की टिकट है तो उस पूरी 700 रुपए की टिकट की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। और ये इवेंट्स देख लेना, अगर वैल्यू मान लो 500 से कम भी है लेकिन ये इवेंट नहीं है तो आप गड़बड़ा जाओगे। तो दोनों चीजों पे ध्यान देना। सर्कस, डांस, मैं इवेंट्स का आपको बता रहा हूँ, फॉलोइंग इवेंट्स और प्लेसेस, सर्कस, डांस और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले। दूसरा है अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट। तीसरा अगेन है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट। चौथा है प्लैनेटोरियम। ये इवेंट्स और प्लेसेस की जो एंट्री टिकट होती है, अगर वो एंट्री टिकट की जो प्राइस है दैट इज अप टू ₹500 पर पर्सन, तो उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। एक्सीड हो गया, 500 से ज्यादा हो गया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट्स के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मजेदार जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट नंबर 4 और 5 वाले, खास करके 4 वाला, सर्विस बाय वे ऑफ एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जब अपनी सर्विस देता है, कौन सी सर्विस? बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन म्यूजिक डांस और थिएटर, इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। इंस्टीट्यूशन आपको कंफ्यूज करता है, कैसे करता है मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे जब सर्विस आर्टिस्ट जब अपनी सर्विस देता है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको पूछा जाएगा एग्जेम्प्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। आपको 4 बातों का ध्यान देना। पहले तो ये देखना कि वो आर्टिस्ट जो सर्विस दे रहा है, ही इज परफॉर्मिंग इन म्यूजिक डांस और थिएटर, वो म्यूजिक डांस थिएटर की परफॉर्मेंस दे रहा है। दूसरा, वो जो परफॉर्मेंस दे रहा है इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स। तीसरी बात, वो जो कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, दैट कंसिडरेशन शुड नॉट एक्सीड ₹1,50,000, 1,50,000 तक होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। चौथी बात, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ही इज नॉट परफॉर्मिंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ही शुड नॉट गिव दिस परफॉर्मेंस इन द कैपेसिटी ऑफ अ ब्रांड एम्बेसडर। ये चारों अगर कंप्लाई हो जाएंगे तब आप बोलोगे कि ये केस एग्जेम्प्ट है। अगर एक भी गड़बड़ हो गई तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। आर्टिस्ट ने सर्विस दी लेकिन उसने जो परफॉर्मेंस दी वो म्यूजिक की, डांस की या थिएटर की नहीं थी, वो कॉमेडी कर रहा था, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, टैक्सेबल हो जाएगा। चलो मान लिया कि अगर वो म्यूजिक डांस थिएटर कर रहा है लेकिन फोक और क्लासिकल में नहीं कर रहा था, वेस्टर्न में कर रहा था, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वेस्टर्न डांस, वेस्टर्न म्यूजिक कर रहा है, टैक्सेबल हो जाएगा। चलो ये भी मान लिया कि म्यूजिक डांस थिएटर कर रहा था, फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स कर रहा था, लेकिन कंसिडरेशन उसने 2 लाख चार्ज किया, भाई ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात समझना, पूरा 2 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा। ऐसे नहीं कि 1.5 लाख का बेनिफिट ले लेते हैं और 50,000 पे टैक्स लगेगा, पूरे 2 लाख पे टैक्स लगेगा।
चलो ठीक है, ये भी मान लिया कि म्यूजिक डांस थिएटर कर रहा है, फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स कर रहा है, लेकिन जो 1.5 लाख रुपए है वो भी उसने कंप्लाई कर लिया, लेकिन वो वहां पे आके 1 लाख रुपए ही चार्ज कर रहा है, लेकिन वहां पे आके वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपनी सर्विस परफॉर्म कर रहा है, ये टैक्सेबल हो जाएगा। 1 लाख रुपए जो उसने चार्ज किया वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। दैट मीन्स ये चारों चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इंस्टीट्यूट एक भी अगर उसमें से गायब कर देगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसिंग है, या तो अजम्पशन करना पड़ेगा या फिर आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा कि भाई ये केस है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं आपको केसेस कैसे हैंडल करने होंगे। यू विल नेवर फेल इन एग्जाम अगर आप ये चीजों को ऐसे तरीके से देखोगे। चेकलिस्ट की तरह बना के रखो। पहला वाला जो मैंने अभी आपको बताया वो 500 रुपए वाला इवेंट्स, ये चारों इवेंट्स है, क्वेश्चन में देख लेना, ये चारों इवेंट्स है। यस, क्या कंसिडरेशन अप टू 500 है? यस यस यस, चेकलिस्ट दोनों हो गई, आंसर इज एग्जेम्प्ट। दूसरा वाला केस जो आर्टिस्ट वाला है, इसके केस में आपको 4 बातें देखनी है। क्या वो परफॉर्मेंस म्यूजिक डांस थिएटर कर रहा है? आंसर इज यस, चेकलिस्ट। दूसरा, क्या उसने जो परफॉर्मेंस किया वो फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म से? यस। क्या कंसिडरेशन 1.5 लाख है? यस। क्या ब्रांड एम्बेसडर की तरह परफॉर्म कर रहा है? नहीं भाई नहीं। तो फिर भाई परफॉर्म ब्रांड एम्बेसडर की तरह नहीं कर रहा है? आंसर इज यस, वैसे नहीं कर रहा है। तो ये आपको सारी चीजें केस में मिल जाएंगी, तब जाकर के आप एग्जेम्पशन लिख पाओगे। ये स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के रिस्पेक्ट में मेरे को बताना था कि आपको कैसे आंसर फाइंड आउट करना है एग्जेम्प्ट और टैक्सेबिलिटी का। ऐसे एक एक चीजें आपको देखनी होगी। ये मेरी पूरी बातें तुम्हारे साथ में हो गई। पहला वाला पॉइंट, फोर्थ वाला पॉइंट जो हुआ, फिफ्थ पॉइंट में भी ध्यान दो। फिफ्थ पॉइंट में बोला अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को, सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, और सर्विस प्रोवाइडर कौन है? 2 सर्विस प्रोवाइडर है। एक है इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल अगर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहा है, और दूसरी बात कोई रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी किसी दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रही है, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। मुद्दा यहाँ पे आता है जो पहला वाला सर्विस प्रोवाइडर ना, इंडिविजुअल वाला, यहाँ पे आप ध्यान देना। अगर वो एग्जाम में ऐसे लिख दें कि एचयूएफ है या एनटीटी है या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है, नहीं भाई नहीं, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल होना चाहिए, इंसान आपकी और मेरी तरह। और दूसरी बात, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को, वो 5 कैपेसिटीज में देना चाहिए। या तो वो प्लेयर की तरह सर्विस दे रहा है, या तो रेफरी की तरह दे रहा है, या तो अंपायर की तरह, या फिर कोच की तरह, या फिर टीम मैनेजर की तरह। इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को ये 5 कैटेगरीज, 5 कैपेसिटीज में अपनी सर्विस देगा तो एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कुछ भी सर्विस देगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको ये बोला गया कि कमेंटेटर, इंडिविजुअल अपना एक कमेंटेटर है, वो कमेंटेटर अपनी सर्विस दे रहा है, क्या ये टैक्सेबल, क्या ये एग्जेम्प्ट होगा? आंसर इज नो, ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि कमेंटेटर यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। आपको इस बात का ध्यान देना होगा। सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल है, वो 5 कैपेसिटीज में सर्विस दे रहा है, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी रेसिपिएंट है, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया। पॉइंट 6 में देखो, दिस इज समथिंग विच इज नॉट टू वरी अबाउट, स्पॉन्सरशिप ऑफ फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट्स। ये आपको नाम, इंदर बहुत सारे नाम लिखे हुए, इसको रटना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट नाम रटने के लिए आपको नहीं बोल रहा है। ये क्या है मैं आपको बता देता हूं, बस एक बार के लिए मेरे साथ में देख लो। स्पोर्टिंग इवेंट, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट जो ये सारे ऑर्गेनाइजर्स लिखे, इन्होंने उस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइज बाय दीज पीपल। और जब ये वाले स्पोर्टिंग इवेंट के रिस्पेक्ट में कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस होगी तो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। स्पॉन्सरशिप मान लो कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट है और इन्होंने उसको सेटअप किया, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, और इन्होंने जो स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी वो पेप्सी कंपनी को दी, पेप्सी या कोका कोला को, और पेप्सी यहाँ पे 10 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप दे रहा है, स्पॉन्सरशिप अमाउंट। इस 10 लाख पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि इवेंट अगर ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहे हैं पेप्सी को, और पेप्सी 10 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप अमाउंट दे रहा है इवेंट के लिए, तो इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ये नाम मैं एक बार चाहिए तो रीड कर लेता हूं, आप मेरे साथ ही रीड करो, लेकिन इसको रट्टा बिल्कुल भी मत मारना। Organized by National Sporting Event, National Sports Federation or its affiliated federations where the participating teams or individuals represent any district, state, zone or country. दूसरा, organized by Association of Indian Universities, University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf, Paralympic Committee of India or Special Olympics Bharat. तीसरा, organized by the Central Civil Services Cultural and Sports Board. Fourth is organized by Indian Olympic Association as a part of National Games, और lastly organized under the पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम। तो ये वाले ऑर्गेनाइजर्स है, जब ये अपनी स्पोर्टिंग इवेंट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हैं उसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। पॉइंट 7 के अंदर आइए, अमेंडमेंट, ये आपको एक बार देखनी है, लेकिन कोई भी इसके लिए स्ट्रेस मत लो, बहुत सिंपल है। इंडिया के अंदर क्रिकेट बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन फुटबॉल का ज्यादा यहाँ पे इतना फीवर नहीं रहता है, फुटबॉल को ज्यादा फॉलो नहीं करते। तो फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे फुटबॉल वाली एग्जेम्पशन इन्होंने दी है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। फीफा जो फुटबॉल की टूर्नामेंट्स करते हैं, यहाँ पे इंडिया के अंदर भी फीफा की टूर्नामेंट हुई थी। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था 2017 में।
फीफा विमेंस अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, एक्चुअली पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया 2020 के अंदर। 2022 अक्टूबर में उन्होंने उसको रीशेड्यूल किया था, वो मैच हो भी गई है, स्पेन जीत गई उसको। और उसके बाद में AFC विमेंस एशिया कप 2022 में हुआ था। इनके लिए जो भी एंट्री टिकट है उस एंट्री टिकट पे GST एग्जेम्प्ट रहेगा, जो भी है। अब तो वो इवेंट्स पुराने हो गए, लेकिन ये पूरे आपको एक बार देख के जाना, ठीक है। अमेंडमेंट आई है, वो वर्ड उन्होंने चेंज किया, बस क्या कोविड की वजह से वो रीशेड्यूल हुआ था अक्टूबर 2022 में, तो बस वो रीशेड्यूल करने के लिए वो वर्ड उन्होंने वर्ड्स रीशेड्यूल करके डाल दिया। इनके एंट्री टिकट पे GST एग्जाम रहेगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। पॉइंट नंबर 8 बोलता है कि फीफा जब यहाँ पे इंडिया में मैचेस करवा रहे थे 2017 में जो वर्ल्ड कप हुआ, 2022 में जो अभी हुआ, और AFC के जो कप हुए, तो फीफा जो है, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन और AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ये जब इंडिया में आए थे और इंडिया के यहाँ पे मैचेस हो रही थी, टूर्नामेंट हो रही थी, तो फुटबॉल के उन मैचेस के रिस्पेक्ट में उस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने जो भी आउटवर्ड सप्लाई सर्विस दी उस पर GST एग्जाम रहेगा। और फीफा और AFC ने जो भी इनवर्ट सप्लाई सर्विस ली इन फुटबॉल की मैचेस के लिए, उसके ऊपर भी GST एग्जाम रहेगा। ये पॉइंट नंबर 8 एकदम लल्लू सा है, इस पे ज्यादा स्ट्रेस मत लो, पॉइंट बिल्कुल ब्लू में है, इसको मत याद रखो, ठीक है, ठीक है, एक बार देख लेना। 7 को क्यों येलो किया, क्योंकि छोटी सी अमेंडमेंट थी, वरना तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको देखो। ये सेक्टर खत्म हो, अब जाते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाला सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर 3 एग्जाम सर्विसेज की हम लोग बात करेंगे। ये स्टार्ट करते हैं पहला वाला पॉइंट, ये येलो हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर एक सर्कुलर है, और नया सर्कुलर है, वो आएगा, छोटा सा सर्कुलर है। पहले नॉर्मल प्रोविजंस की बात करते हैं, जहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं हुई है। फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हो, ये वाले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो पॉइंट 1 में लिखे हुए, तो एग्जेम्प्ट रहेगा, इस सप्लाई सर्विस पे GST एग्जेम्प्ट रहेगा। मैं पहले सारी एग्जेम्प्ट केसेस आपको बता देता हूँ, फिर टैक्सेबिलिटी बाद में बताता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अगर रेलवे से कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट होगा, अगर मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे से कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट होगा, इंग्लैंड वाटरवे से कर रहे हो तो भी एग्जेम्प्ट होगा। चौथा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया। अगर मैं किसी वेसल में ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं इंडिया के अंदर ही, तो वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पे एग्जेम्प्ट रहेगा। मान लो मैं मुंबई से गोवा मैं किसी वेसल में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस ले रहा हूं, वो उसके ऊपर GST एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि वो वेसल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए है। फिफ्थ वाला, अगर मैं मीटर कैब, ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा से ट्रांसपोर्टेशन करता हूं तो ये भी एग्जेम्प्ट रहता है। लेकिन टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग अभी। अगर रेलवे से आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो फर्स्ट क्लास या फिर AC कोच में, तो ये टैक्सेबल होगा। फर्स्ट क्लास और AC कोच के अलावा जो कोचेस होते हैं उसमें अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो एग्जेम्प्ट होता है। फर्स्ट क्लास और AC कोच की टिकट पे GST लगता है। फोर्थ वाले की बात करते हैं, सेकंड, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे या फिर इनलैंड वाटरवेज में कोई भी टैक्सेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी। फोर्थ की बात करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर किसी वेसल में कर रहे हो, अगर वो वेसल टूरिज्म पर्पस के लिए है, प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस, तो उस पे GST लगेगा, टैक्स लगेगा। देखो, अगर कोई ऐसी वेसल है जो मुंबई टू गोवा जा रही है और मैं उस वाली वेसल में गया जो टूरिज्म पर्पस के लिए है, तो मेरी उस वेसल की टिकट पे टैक्स लग जाएगा। वो वाली वेसल जो टूरिज्म पर्पस के लिए, मैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर के लिए गया हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो वेसल ऐसी है जो टूरिज्म पर्पस के लिए, उसके अंदर लोग, वो क्रूज शिप है, लोग डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मजे मौज मस्ती कर रहे हैं, तो वो वेसल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के पर्पस के लिए नहीं है, वो टूरिज्म के लिए है। ऐसी वेसल की सारी टिकट्स टैक्सेबल होती है। जो पैसेंजर है उसका इंटेंशन नहीं देखना कि वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए गया है कि टूरिज्म के लिए गया है, वो कोई भी पर्पस के लिए गया हो, अगर वेसल ही टूरिज्म पर्पस के लिए तो उस वेसल की सारी टिकट्स टैक्सेबल हो जाती है। फिफ्थ वाले की बात करते हैं, मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा। इसके बाजू में ब्लू स्टार दिख रहा है, ये पिछले नवंबर वाले अटेम्प्ट में इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी। बोला गया कि अगर मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वाली सर्विस अगर ECO के थ्रू दी गई तो उस केस में टैक्सेबल होगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे ऑटो रुका के, रिक्शा रुका के, कैब रुका के आप बैठ जाते हो और ट्रांसपोर्ट करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ये ECO के प्लेटफॉर्म के थ्रू दिया था तो इस केस में ये टैक्सेबल हो जाता है। 9(5) में बताया गया कि ECO को ही टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये पॉइंट नंबर 1 की बस इतनी ही बातें थी। ब्लू बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो बस टैक्सेबिलिटी की, जो मैंने अभी बात करी वो सारी टैक्सेबिलिटी यहाँ पे मैंने बताई है। अब आप इसके बाद में जो सर्कुलर है वो देख लो। सर्कुलर छोटी सी बात है, सर्कुलर में क्या है, उसकी शुरुआत कैसे होगी। अब आपको स्क्रीन के एकदम टॉप पे दिख रहा होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये वर्ड की वजह से सर्कुलर आना पड़ा। ये वर्ड का इंपैक्ट क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे इंडिया का पार्ट है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे जाने के लिए बोट से जाना पड़ता है, फेरी से जाना पड़ता है। और एक मुद्दा उठा था कि जो प्राइवेट फेरी है वो अगर अंडमान निकोबार पे लेके जाती है लोगों को और वहां से लेके आती है, तो क्या इस प्राइवेट फेरी की जो टिकट्स होती है उसके ऊपर GST लग जाएगा? क्या ये बोल सकते हैं कि ये प्राइवेट फेरी किसी प्राइवेट पर्सन की ओन है तो उसकी सारी टिकट्स पे GST लगेगा? आंसर इज नो, ये इसकी सारी टिकट्स पे एग्जेम्प्ट होगा।
क्योंकि यहां पे इन्होंने बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये मतलब नहीं कि वो फेरी गवर्नमेंट ओन्ड होनी चाहिए, ओनरशिप पे डिसाइड नहीं करेंगे कि इसकी टिकट टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी। ये भले ही प्राइवेटली ओन्ड है, किसी प्राइवेट पर्सन की, ये गवर्नमेंट की नहीं है, ये फेरी किसी प्राइवेट पर्सन की है, तो भी किसी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी या किसी की भी इन्वेस्टमेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर अगर ट्रांसपोर्ट करने वाले लोगों को अलाउ किया जाता है, जनरल पब्लिक, ठीक है, पब्लिक ना, आम आदमी ट्रैवल कर सकते हैं, लंबा छोटा अमीर गरीब सारे लोग उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो चलेगा। ऐसी वाली जो फेरी होती है उसकी टिकट्स में जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ओनरशिप नहीं देखना है कि वो गवर्नमेंट की है या फिर नॉन गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल या फिर किसी प्राइवेट पर्सन की है, ठीक है। तो इसके उस पर ये पॉइंट पे अंडमान एंड निकोबार वाली टिकट्स के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं, वो फेरी के ऊपर, वो पॉइंट था जो मैंने आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले पॉइंट से कनेक्ट करा दिया। छोटा सा सर्कुलर था, एक बार इसको रीड कर लेना। आगे वाला सेकंड पॉइंट ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको मैं बताता हूं। इसके अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट है एयरवेज के लेकर पे, जो ट्रांसपोर्ट बाय एयरवेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, उसमें इकोनॉमी क्लास करके वर्ड ऐड हुआ है। तीन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैं आपको बता देता हूं। पहला वाला है एयरवेज। अगर एयरवेज से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो रहा है तो ये हमेशा टैक्सेबल होता है। एग्जेम्प्ट होने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स है, ये पॉइंट नंबर 1 के अंदर 2 बातें हैं। अगर कोई पर्सन एयरवेज से ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और वो नॉ स्पेसिफाइड लोकेशंस पे या तो अपनी जर्नी टर्मिनेट करता है या फिर वहां से एम्बार्क करता है, मतलब वो एयरलाइंस में जो ट्रैवल कर रहा है वहां पे उतर रहा है या फिर वहां से चढ़ रहा है, और ऐसे पर्सन की अब आपको देखनी पड़ेगी कि अगर इन लोकेशन पे चढ़ रहा है, उतर रहा है और उसकी जो टिकट है वो इकोनॉमी क्लास की टिकट है, तो उसके टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। इस एयरलाइंस वाली जो सप्लायर सर्विस है उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ये 9 स्टेट्स 9 लोकेशंस है, इसको मैं मस्ताना करके याद रखता हूं, वो मैंने सारे हाईलाइट करके रखा हुआ है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और वेस्ट बंगाल में एक लोकेशन है बागडोगरा। तो इन लोकेशन पे कोई पर्सन अपनी जर्नी खत्म कर रहा है या फिर वहां से स्टार्ट कर रहा है एंड उसकी जो टिकट है वो इकोनॉमी क्लास की टिकट है, तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के रिस्पेक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो तो ये एग्जेम्प्ट होने के लिए 4 बातों का ध्यान देना। वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज नॉन एसी होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज रेडियो टैक्सी नहीं होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज जो पर्पस के लिए, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्पस के लिए होना चाहिए, टूरिज्म कंडक्टेड टूर या चार्टर के लिए वो हायर नहीं करी जानी चाहिए। और चौथी बात, उसकी सप्लाई सर्विस ईसीओ के थ्रू नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर ईसीओ के थ्रू देंगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये चारों बातों का ध्यान देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था वो चेकलिस्ट की तरह ऐसे करके आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा। उसके बाद स्टेज कैरेज है। स्टेज कैरेज की एग्जेम्पशन मिलने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना। वो स्टेज कैरेज नॉन एसी होनी चाहिए, अगर एसी होगी तो टैक्स लग जाएगा। और दूसरी बात, वो नॉन एसी स्टेज कैरेज की सर्विस ईसीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं देनी चाहिए, अगर ईसीओ के थ्रू देंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये ब्लू स्टार मैंने जो करके रखा है, इसका मतलब ये है कि ये नवंबर वाले अटेम्प्ट में अमेंडमेंट आई थी, एक बार इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये आसपास में ही आई थी, ठीक है। ईसीओ वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड किया था और इकोनॉमिक क्लास वाला पॉइंट यहाँ पे ग्रीन स्टार है, ये इस बार की अमेंडमेंट है। मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं जहां पे आपको अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयरवेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर अगर कर रहे हो तो इसके एग्जेम्पशन पाने के लिए आपको 2 चीजें कोई भी केस में देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में देख लेना कि क्या वो पैसेंजर ये वाले स्टेट्स में, ये वाली लोकेशन पे वो उतर रहा है या फिर चढ़ रहा है, मतलब अपनी जर्नी टर्मिनेट कर रहा है या फिर एम्बार्क कर रहा है, एंड उस पर्सन की इकोनॉमी क्लास की टिकट होनी चाहिए। अगर ये दोनों का आंसर यस है, दैट मींस वो एग्जेप्ट रहेगा। लेकिन अगर इकोनॉमी नहीं है, बिजनेस क्लास है, तो टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर चलो इकोनॉमी भी है लेकिन ये लोकेशंस पे वो एम्बार्क नहीं कर रहा या टर्मिनेट नहीं कर रहा, तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये मस्ताना स्टेट्स है जो मैं आपको बढ़ाता हूं। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और वेस्ट बंगाल के स्टेट के अंदर सिर्फ एक लोकेशन है बागडोगरा। मैंने आपको कॉम्पोजिशन चैप्टर में भी मस्ताना बताया था, उसमें और इस मस्ताना में सिर्फ एक ही फर्क है। यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय के बाद में असम है, वहां पे उत्तराखंड था, यू था, यहाँ पे ए है। सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ मैच होता है। और दूसरी बात, यहाँ पे बागडोगरा करके ऐड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज के लिए रिस्पेक्ट में अगर आपको एग्जामिशन देखनी है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रॉपर्ली, तो गलती मत करना। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में 4 बातें देखना, वो नॉन एसी होनी चाहिए, वो रेडियो टैक्सी नहीं होनी चाहिए, वो टूरिज्म कंडक्टेड टूर या चार्टर के लिए नहीं होनी चाहिए और वो ईसीओ के थ्रू सर्विस नहीं देना चाहिए। अगर ये सब कुछ आपको दिख रहा है, दैट मींस वो एग्जाम रहेगा। स्टेज कैरेज में 2 ही चीजें देखनी है कि वो स्टेज कैरेज नॉन एसी वाला होना चाहिए और उसकी सर्विस ईसीयू के थ्रू नहीं देनी चाहिए। अगर ये आपको दोनों बातें कंप्लाई करोगे तो स्टेज कैरेज में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की जो सर्विस होती है वो एक्सेप्ट रहेगी। ये पूरी बातें हमारी हो गई पॉइंट नंबर 2 के रिस्पेक्ट में, जो अभी मैंने आपको ऊपर कराया। ये वाला हो गया एयरलाइंस वाला पॉइंट।
अब एक सर्कुलर है, सर्कुलर आपको बता रहा है, ये छोटी सी बात है, मैंने आपको ये आरसीएम वाले चैप्टर में भी बताया था कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ये दोनों अलग चीज है। ये सर्कुलर का इंपैक्ट यहाँ पे भी है। मैं आपको वापस से एक बात बता देता हूँ, ये सर्कुलर आपको कैसे क्या समझना होगा। देखो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ये एक अलग सर्विस है, अलग ट्रांजेक्शन है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ये अलग है। सर्कुलर में यही बात कि अगर कोई कंपनी ने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ली है, यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऐसी होती है जहां पे वो हायर की जाती है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, जो भी एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले लिया। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किसी फिक्स्ड रूट पे नहीं होती, फिक्स शेड्यूल पे नहीं होती। मैंने एक कार ले ली हायरिंग पे और वो 10 दिन के लिए ली। अब मैं पूना जाऊं या कश्मीर जाऊं, कोई भी रूट पे जाऊं, कैसे भी जाऊं, कोई भी शेड्यूल पे रात को 2 बजे चला जाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस की बात करें तो यहाँ पे जो हायरिंग की जाती है, मतलब हम किसी, चलो कैब में भी जाते हैं या बस में भी जाते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए होता है। मेरे को मुंबई से पूना, बस दैट्स इट, वो पूना ड्रॉप कर देगा, काम खत्म हो गया। दूसरी बात, वो एक स्पेसिफाइड रूट पे और स्पेसिफाइड शेड्यूल पे जाएगा। मान लो मुझे पूना जाना है और मुंबई से बस चलती है, शिवनेरी बसेस, लेकिन ये एक स्पेसिफाइड रूट से जाएगा। मैं जो बोलूंगा वो रूट से थोड़ा ना जाएगा, ये एक रूट से जाएगा और ये एक टाइम से जाएगा। मान लो 7 बजे की बस है तो वो 7 बजे निकल जाएगी, मेरे लिए थोड़ा रुकेंगे। तो ये अगर आपको किसी केस में दिखता है तो ये एग्जाम्प्ट है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगर बाकी सारी चीजें कंप्लाई होते हैं, वो नॉन एसी है, ईसीयू के थ्रू नहीं हुआ है, ऑल दैट थिंग, तब तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होता है। आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल करके ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का एग्जेम्पशन चाहिए। इस सर्कुलर में यही बात हुई है। मैं आपको बता रहा हूं सर्कुलर में क्या हुआ है। सर्कुलर का जो केस है वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का है, लेकिन उनको बेनिफिट ये वाला चाहिए। क्या एग्जाम्पशन मिलेगा? नहीं भाई, ये अलग चीज है। ये तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए एग्जाम्पशन है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के लिए कोई एग्जाम्पशन ही नहीं है, यहाँ पे टैक्सेबल होगा। अब देखो एक बात, अगर कोई कंपनी है, उन्होंने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल ले ली है और अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम, मतलब घर से ऑफिस और ऑफिस से घर को ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, क्या ये एग्जाम्प्ट रहेगा? आंसर इज नो। इन्होंने रेंट पे ली है गाड़ी, वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का ट्रांजेक्शन तो टैक्सेबल होता है। जहां पे आगे एग्जाम्प्ट होगा मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर वाला एग्जाम्पशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब ये सर्कुलर आप मेरी ये बैकग्राउंड नॉलेज के साथ में जब रीड करोगे, आपको पता समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्या बोल रहा था हायरिंग ऑफ व्हीकल के बारे में। ठीक है, तो ये सर्कुलर उस पॉइंट से समझ लेना, आपको रीड करोगे अब पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का जो थर्ड पॉइंट है, ये आप देख लो, ये बार बार लोग पता नहीं स्किप कर देते हैं इसको। बहुत इजी वाला पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं। आरसीएस एयरपोर्ट के बारे में बात किया गया है। गवर्नमेंट कभी भी पैसा खर्चा करके एक नया एयरपोर्ट बनाती तो है, करोड़ों खर्चा हो जाता है, लेकिन एयरलाइंस जो है वहां पे फ्लाइट की मूवमेंट कराने के लिए रेडी नहीं होते। गवर्नमेंट बोलती है कि आप यहाँ पे फ्लाइट का ट्रिप करवाइए, रूट करवाइए, ठीक है, वीक में एक बार यहाँ पे अपनी फ्लाइट को लैंड करवाओ, टेक ऑफ कराओ, ताकि यहाँ पे लोग इसमें ट्रांसपोर्ट कर पाए। लेकिन एयरलाइंस इस बात से रेडी नहीं होती। वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे अगर अपना ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, अपनी फ्लाइट का एक ट्रिप भी कराते ना एक वीक में, हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए लग जाता है, लेकिन उतने पैसेंजर तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते नहीं, हमारा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। अब समझो यहाँ पे एयरलाइंस और गवर्नमेंट के बीच में क्या बात हो रही है। एयरलाइंस वाले गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमारा कॉस्ट हो जाता है, हम यहाँ पे ये काम ये फ्लाइट का इस वाले नए वाले एयरपोर्ट पे नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी कोई भी डिमांड नहीं है, कोई पैसेंजर यहाँ से ज्यादा नहीं आता है। गवर्नमेंट ने इनको ऑफर दिया, मान लो इंडिगो एयरलाइंस है, इसको पूछा कि तुम्हारा अगर इस वाले एयरपोर्ट पे अगर आप एक ट्रिप करते हो तो कितना खर्चा लगेगा? फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए लगता है। इन्होंने बोला 10 लाख रुपए का ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है, लेकिन अगर हम टिकट सेल्स करने जाते हैं तो रफली हमको वहां पे जो पैसेंजर है वो 2 लाख रुपए की हमारी सेल्स होती है, टिकट सेल्स। तो हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस से सिर्फ 2 लाख रुपए कमाएंगे रेवेन्यू में, और कॉस्ट हमारा 10 लाख का लग जाएगा, तो 8 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है कि ठीक है, इस 8 लाख रुपए का पैसा हम दे देंगे, इस 8 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इस ट्रांजैक्शन को आप ऐसे समझो। अब मैंने जो आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी है, इसके बेसिस पे आप समझो क्या होता है। इंडिगो एयरलाइंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर को सर्विस देते हैं और उससे टिकट चार्जेस लेते हैं, फीस लेते हैं, जो भी है टिकट चार्जेस होता है, कंसिडरेशन 2 लाख रुपया। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ये नॉर्मल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। एयरलाइंस में अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो वो टैक्सेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें दूसरे केसेस की, मतलब उसकी दूसरी बात, जो 8 लाख रुपए का इसका पैसा रिकवरी नहीं हो पाती है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस अब गवर्नमेंट के नाम पे रेस करेगा। 8 लाख रुपए का इनवॉइस गवर्नमेंट को देगा और गवर्नमेंट बदले में वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम पे इसको पैसा देगी, ठीक है। जो कंसिडरेशन आता है ये होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, और इस 8 लाख रुपए पे जीएसटी
नहीं लगेगा। ये पूरा क्रक्स है उस पॉइंट का कि भाई वो वाला 2 लाख छोड़ दो, ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस गवर्नमेंट को दे रहा है और गवर्नमेंट 8 लाख रुपया उसकी कॉस्ट की रिकवरी कंप्लीट करने के लिए दे रही है। 10 में से 2 लाख रिकवर हो गए, 8 लाख रिकवर नहीं हुए, वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम पे, और इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को अब आप यहां से रीड करोगे, आपको ये पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। एक नोट है नीचे, वो नोट मैं बता देता हूं। बोला कि अगर कोई एयरपोर्ट नया बना हुआ है, आरसीएस वाला एयरपोर्ट है, तो उसके केस में ये लाइफ टाइम के लिए ये वायबिलिटी गैप फंडिंग के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, सिर्फ शुरू के 3 साल के लिए। जिस दिन से वो एयरपोर्ट कमेंस हुआ था, एयरपोर्ट ने अपने ऑपरेशंस कमेंस किए थे, वहां से 3 साल तक के पीरियड के लिए जो भी एयरलाइंस कंपनी गवर्नमेंट से वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम पे पैसा लेती है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और 3 साल जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद सारे अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बातें। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर 13 एग्जाम सर्विसेज है, अमेंडमेंट भी काफी सारी है, इंपॉर्टेंट सेक्टर है, पूरा ध्यान देना इसके ऊपर, एक एक चीज पे अच्छे से ध्यान देना। पहला वाला पॉइंट बोलता है अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो, बाय रोड करते हो तो भी एग्जेम्प्ट है, और बाय इनलैंड वाटरवेज करते हो तो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन रोड के लिए इन्होंने बोला एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ जीटीए एंड कुरियर एजेंसी। यहां पे से एक्सक्लूड करने का मतलब ये कि जीटी की अलग से डिस्कशन अपन करने वाले हैं, लेकिन कुरियर एजेंसी के लिए कोई भी फर्दर यहां पे एग्जेम्पशन नहीं है। कुरियर एजेंसी जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड करती है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। जीटीए के लिए यहां से एक्सक्लूड तो किया, लेकिन आगे जाके जीटीए को कुछ एग्जेम्पशंस दिए, तो आगे जाके जीटीए को कंक्लूड करेंगे। कुरियर एजेंसी के लिए अभी दिमाग में कंक्लूजन कर दो कि वो टैक्सेबल होता है। और एक सर्कुलर आया यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, अगर रेंटिंग ऑफ व्हीकल होती है, जो अभी मैंने तुमको जस्ट अभी बताया था रेंटिंग वाला, सेम यहाँ पे क्लॉज अप्लाई होता है। एक बार ये वाला रेड कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही बात है। रेंटिंग ऑफ ट्रक्स अगर कर रहे हो उसके केस में हायर होती है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये एक अलग ट्रांजेक्शन होता है, अलग सर्विस होती है, और ये टैक्सेबल होता है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड करते हो तो अभी हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड ये एक स्पेसिफिक जर्नी के लिए होता है कि भाई ए लोकेशन ए से लोकेशन बी पे ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन इसके लिए दिए गए हैं। लेकिन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, रेंटिंग ऑफ ट्रक आपने करी है अलॉन्ग विद ड्राइवर फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होता है। ये जो सर्कुलर अभी हम देख के गए, ये सर्कुलर में यही बात लिखी हुई है, आप इसको रीड कर लोगे, पता चल जाएगा कि यही बाइफर्केशन ये लोग दे रहे हैं, रेंटिंग ऑफ ट्रक वाला। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का सर्कुलर हमने देखा, छोटा सा था। पॉइंट 2, 3, 4 की बात करते हैं। 2 के अंदर ये पुराना वाला पॉइंट है एयरक्राफ्ट के रिस्पेक्ट में। अगर एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ की गुड्स हो रही है फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, तो एयरक्राफ्ट से जब गुड्स आते हैं तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ये पॉइंट 2 उसके लिए है। पॉइंट 3 और 4 में इस बार एक अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नहीं बोल सकते, एक्चुअली इन्होंने एग्जेम्पशन की एक पीरियड बताई थी, लेकिन उस डेट को एक्सटेंड करते रहते थे, इस बार एक्सटेंड नहीं किया है। 30 सितंबर 2022 तक इसके लिए एग्जाम था, अब एक्सटेंड नहीं किया, दैट मींस ये अब टैक्सेबल हो जाता है। थर्ड और फोर्थ मैं साथ में ही बता देता हूं, ये एयरक्राफ्ट और वेसल के लिए अलग अलग पॉइंट्स ड्राफ्ट किया, लेकिन बात सेम है। अगर एयरक्राफ्ट और वेसल से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है फ्रॉम द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर गुड्स जा रहे हैं, तो चाहे फिर वो एयरक्राफ्ट से जाए चाहे वेसल से जाएगी, दोनों केस में टैक्सेबल हो जाएगा। 30 सितंबर 2022 वाज द लास्ट डेट, मतलब 1 अक्टूबर 2022 से एयरक्राफ्ट और वेसल से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहे हैं, इंडिया के कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस से इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये तीनों के रिस्पेक्ट में मेरे को आपको कुछ बात बतानी है। स्क्रीन के इस साइड पे देखो, अब आपको चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, दिमाग में समझ में आ जाएगा। ब्लू में इंडिया है, इंडिया के अंदर गुड्स आ रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया से इंडिया के अंदर गुड्स आ रहे हैं, वो अगर एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं तो एग्जेम्प्ट होगा। यही मैंने अभी पॉइंट 2 में तुमको बताया था। पॉइंट 3 और 4 में जो बताया था वो तुम्हारे स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे तुमको दिखेगा। अगर इंडिया से बाहर गुड्स जा रहे हैं, फिर वो एयरक्राफ्ट से जाए या फिर वेसल से जाए, अब वो टैक्सेबल हो गए हैं 1 अक्टूबर 2022 से। लेकिन एक चीज यहाँ पे हमने देखी नहीं थी, वो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे वाली बात, अगर आउट ऑफ इंडिया से गुड्स इंडिया के अंदर आते हैं और वो वेसल से आ रहे हैं तो वो टैक्सेबल होते हैं, उसके लिए एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है। टैक्सेबल होते हैं मोस्टली, वो फॉरवर्ड चार्ज होता है, लेकिन रिवर्स चार्ज भी है। मैंने इसके बारे में आपको रिवर्स चार्ज आरसीएम में 9.3 में लास्ट वाला पॉइंट मैंने बताया था कि अगर आउट ऑफ इंडिया से गुड्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं, वेसल से आ रहे हैं, और इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है और रेसिपेंट इंडिया का इंपोर्टर है, तो उस केस में आरसीएम लग जाएगा। उसके अलावा जो भी केस होगा, दैट मीन सप्लायर अगर इंडिया का ही है, शिपिंग कंपनी इंडिया की है, तो वो टैक्सेबल होता है फॉरवर्ड चार्ज में। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट वेसल से अगर गुड्स आ रहे हैं तो ये भी टैक्सेबल होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट आपको ये समझ में आ जाएगा। अब जाते हैं वहां पे और बाकी बातें देखते हैं। ये जो हम लोग यहाँ पे छोड़ के गए थे, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, ये सब कुछ मैंने दिखा दिया। आगे बात करते हैं पॉइंट 5 और 6 वाली। ये पॉइंट्स में बहुत मस्त चीज है। अगर मुंबई में आप रहते हो
तो आपको यहाँ पता होगा मुंबई में एक आरवीजी हॉस्टल है, सीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया सा हॉस्टल है, बहुत पुराना और बहुत मस्त हॉस्टल है। उसका यहाँ पे मैं लिंक आपको बताने वाला हूँ। पॉइंट 5 में क्या बोला, पहले वो देख लो। पॉइंट 5 में बोला ट्रांसपोर्टेशन अगर रेल से हो रहा है या फिर वेसल से हो रहा है, और वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है इंडिया के अंदर ही, फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया, और अगर ये वाले गुड्स की अगर ट्रांसपोर्टेशन होती है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। ये है रैंडम गुड्स, ठीक है, रैंडम। इनको पढ़ने से मतलब न्यूमोनिक मैंने बनाया उस तरीके से आपको याद हो जाएगा। रैंडम मतलब RANDOM, उस तरीके से रिलीफ मटेरियल्स मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर, कैलामिटीज, एक्सीडेंट्स और मिशैप। दूसरा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तीसरा है न्यूज़पेपर और मैगजीन विच आर रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स। चौथा है डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। फिफ्थ इज ऑर्गेनिक मैन्योर, और लास्ट में है मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस। ये 6 रैंडम गुड्स की अगर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं रेलवे से, वेसल से, और इंडिया के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो ये एग्जेम्प्ट रहेगी, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे रेलवे और इक्विपमेंट्स के बारे में भी पहले बोला गया था, लेकिन उसको अब कट कर दिया। कट कर दिया मतलब इसकी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी। रेलवे के इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स पहले बोला जाता था कि अगर रेल और वेसल से जा रहे हैं तो एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन अब ये टैक्सेबल हो गया है 18 जुलाई 2022 से। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये, आपको एग्जाम में बहुत, या ऐसे जीटीए वाले क्वेश्चंस और ये वाले क्वेश्चंस वो लोग पूछते ही हैं। अब अगर पूछेंगे रेलवे इक्विपमेंट या मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं रेलवे से, वेसल से, क्या एग्जेम्प्ट होगा? आंसर इज नो, ये टैक्सेबल होगा। सिमिलर लाइन पे जीटीए के लिए भी बोला गया। जीटीए अगर अपनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की जो सर्विस है, बाय रोड की सर्विस, अगर ये 6 गुड्स के लिए देता है, सेम रैंडम वाले गुड्स के लिए, वापस क्या पढ़ू, वही तो बात है, ये 6 रैंडम गुड्स अगर जीटीए की सर्विस भी, जीटीए भी अब ट्रांसपोर्टेशन देता है, तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। जीटीए में जो एग्जेम्पशंस का जो पहले वाले 2 अलग क्लॉज थे, अगर वो 1500 और 750 वाले की कंसाइनमेंट अगर अप टू ₹1500 है तो एग्जेम्प्ट रहेगा, या फिर कंसाइनमेंट पर कंसाइनी आपको देखना है वैल्यू 750 तक रहेगी तो एग्जेम्प्ट रहेगा। ये मॉनिटरी बेनिफिट्स हटा दिए हैं, एग्जेम्पशन हटा दी है, जो मॉनिटरी बेनिफिट्स वाली थी कट कर दिया, मतलब विड्रॉ हो गया, अब ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो मॉनिटरी बेनिफिट आपको जीटीए के रिस्पेक्ट में कभी नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो उसको इग्नोर करना, अब ये टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ 6 गुड्स हैं, इन गुड्स की अगर ट्रांसपोर्टेशन जीटीए करता है तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा। अब मेरी बात समझो, मैं आपको आरवीजी क्यों बोल रहा था। आरवीजी में इसलिए बोल रहा था आपको एग्जाम में याद रखने के लिए। आरवीजी जो हॉस्टल है मुंबई में, रेलवे, वेसल और जीटीए, ये तीनों नाम आपको याद हो जाएंगे। रेलवेज, वेसल या जीटीए ने ये 6 गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करके दी, कौन से? रैंडम वाले गुड्स जो हमने देखे, तो अब ये एग्जेम्प्ट होगा। तो पॉइंट 5 और 6 आपको आरवीजी हॉस्टल से याद हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे, इसको बोलता हूं मैं गुड्स बेस्ड एग्जेम्पशन। सप्लायर कौन है आपको ये दिख जाएगा, रेलवे, वेसल और जो ये जीटीए है, और रेसिपेंट कोई भी होने दो, अगर ये 6 गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट होगा। ये गुड्स बेस्ड एग्जेम्पशन है जो मैंने आपको बताया। आरवीजी रैंडम वाले गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वो ये टैक्सेबल नहीं होता, ये एग्जेम्प्ट है, ये गुड्स बेस्ड एग्जेम्पशन होती है। जाते हैं आगे वाले पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट जो है अब 5, 6 के बाद में पॉइंट 7 और 8 है, इसको मैं बोलता हूं रेसिपेंट बेस्ड एग्जेम्पशन। मतलब जीटीए के रिस्पेक्ट में, जीटीए जब इन रेसिपेंट्स को सर्विस देता है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। ये आपने आरसीएम चैप्टर में भी मेरे साथ में पढ़ा होगा। जीटीए पॉइंट 7 बोलता है कि जीटीए ने अगर वो गवर्नमेंट के 3 वाले डिपार्टमेंट्स और वो एजेंसी से जिनको सर्विस दी, जिन्होंने गवर्नमेंट वालों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया था ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लाइंग विद टीडीएस प्रोविजंस अंडर सेक्शन 51 एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई, तो जीटीए की ये सर्विस जो इन रेसिपिएंट्स को दिया वो एग्जेम्प्ट होगा। सिमिलर लाइंस पे पॉइंट 8 में, वहां पे हमने आरसीएम में देखा था कि जीटीए अगर 7 स्पेसिफाइड लोगों को सर्विस देता है तो उसके इसमें टैक्स लगता है, लेकिन अब जीटीए इन 7 के अलावा किसी को देता है तो वह एग्जेम्प्ट होगा। वो इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है। मतलब जीटीए की सर्विस आपको रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अगर ये रेसिपिएंट्स है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। इसको इस चार्ट से भी आप समझोगे तो भी आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। रेसिपिएंट बेस्ड एग्जेम्पशन, सर्विस प्रोवाइडर जीटीए है, और अगर रेसिपिएंट्स ये है गवर्नमेंट के वो 3 या फिर एनी पर्सन अदर देन दो 7 स्पेसिफाइड पर्सन, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। सिंपल सा था ये। पॉइंट नंबर 7 और 8 भी तुम्हारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की पूरी बातें हो गई। आगे जो मेरे पॉइंट्स है वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड है। गुड्स या पैसेंजर आपको ऐसे नहीं बोल सकते, बट ट्रांसपोर्ट सेक्टर से वो रिलेटेड बातें होने वाली है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, अगर हायरिंग की सर्विस है, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, इसकी एग्जेम्पशन के लिए आपको क्वेश्चन में 2 बातें देखनी होंगी कि हायरिंग पे किसको दिया है, हु इज द रेसिपिएंट, ठीक है, हायर्ड टू हु, और दूसरा बात हायर्ड व्हाट इज द हायरिंग, मतलब क्या हायर पे दिया है। ये दोनों चीजें देखना। इंस्टीट्यूट आपको कभी कंफ्यूज कर देगा, पर्सन चेंज कर देगा, या फिर जो हायरिंग पे जो मोटर व्हीकल दिए उसका वो नाम चेंज कर देगा। एक एक करके मैं बताता हूं, ध्यान देना। अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को मोटर व्हीकल रेंट पे दी, हायरिंग पे दी, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी इज मोर देन 12 पैसेंजर, एग्जेम्प्ट रहेगा।
दूसरा वाला, अगर लोकल अथॉरिटी को ईओवी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल दिया जिसकी कैरिंग कैपेसिटी इज मोर देन 12 पैसेंजर, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। एक बात समझना, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में मोटर व्हीकल बोला है, लेकिन लोकल अथॉरिटी के लिए मोटर नहीं इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल। कैरिंग कैपेसिटी दोनों में सेम है लेकिन नाम अलग है, ये इंस्टीट्यूट आपको कहीं गड़बड़ करके ना बता दे। ध्यान देना, तीसरा वाला पॉइंट बोलता है जीटीए। अब जीटीए को पैसेंजर वाली व्हीकल क्या देंगे, जीटीए तो गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, तो जीटीए को अगर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाली व्हीकल, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाली व्हीकल अगर उसको दिया तो ये हायरिंग की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। और जो डी वाला पॉइंट है ये मैं आपको ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर में बता चुका हूं कि अगर कोई पर्सन स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है और उसके खुद ही के पास में बस या वो रिक्शा नहीं है जिसमें वो ट्रांसपोर्टेशन करवाए, और किसी ने इसको हायरिंग पे कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल दी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, तो ये पर्सन जब इसको सर्विस देता है हायरिंग वाली, उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। एक छोटा सा सर्कुलर है उसी पॉइंट के नीचे जो बोलता है कि हायरिंग ऑल्सो इंक्लूड्स रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स। ये एकदम सिंपल सा है, आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट 10, 11, 12, 13 ये करते ही तुम्हारा गुड्स वाला सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स खत्म हो जाएगा। पॉइंट 10 में बोला गया कि नेपाल और भूटान के रिस्पेक्ट में ट्रांजिट कार्गो। देखो नेपाल और भूटान लैंडलॉक कंट्रीज है, उनके आसपास में समंदर नहीं है, तो नेपाल और भूटान को अगर गुड्स चाहिए तो वो इंडिया के पोर्ट पे आ जाते हैं और वो वेसल वहां पे गुड्स अनलोड करके जाती है और फिर नेपाल और भूटान में पहुंचाए जाते हैं। ये जब गुड्स को ट्रक में लोड करके कार्गो में भेजा जाता है, ये होता है ट्रांजिट कार्गो। ये इंडिया के कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये नेपाल और भूटान जो अपनी फ्रेंडली कंट्री है उनको पहुंचाया जाता है। तो ये जब कार्गो या इंडिया से नेपाल जा रहा है, ये रास्ते में जब भी ये ट्रांजिट कार्गो जाता है, इस ट्रांजिट कार्गो से एसोसिएटेड जो भी सर्विस होती है उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहता है। एक सर्कुलर आया है तुम्हारा इस बार, इस नया वाला सर्कुलर बोलता है कि अगर नेपाल और भूटान में जो ट्रांजिट कार्गो है वो कार्गो वहां पे डिलीवर कर दिया और वहां से अगर एम्प्टी ट्रक वापस आ रही है, खाली ट्रक गुड्स अनलोड करने के बाद में वापस आ रही है, तो ये एम्प्टी ट्रक के रिस्पेक्ट में इससे एसोसिएटेड अगर कोई सर्विस दी तो क्या इस एम्प्टी ट्रक के रेस्पेक्ट में जो भी सर्विस देती है वो भी एग्जेम्प्ट है? आंसर इज यस, डेफिनेटली। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो एम्प्टी ट्रक वापस आ रहे हैं ये भी ट्रांजिट कार्गो का ही पार्ट है, जो नेपाल और भूटान को गुड्स पहुंचाए। जो एम्प्टी ट्रक रिटर्न आ रहा है इसको भी आप ट्रांजिट कार्गो ही मानोगे और इसके रिस्पेक्ट में भी जो सर्विसेज होती है उस पर भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। पॉइंट 11 की बात करें, सैटेलाइट लॉन्चिंग की सर्विस। इंडिया को, यू शुड बी प्राउड, इंडिया का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो भी कॉस्ट है वो सबसे सस्ता है। इंडिया बहुत सस्ते में सैटेलाइट लॉन्चिंग आपको करवा के दे देती है। तो बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारी कंपनीज आके हमारे इंडिया के पास में बोलती है कि भाई हमारी सैटेलाइट को आप लॉन्च करके स्पेस में भेज दीजिए। इसरो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये तीनों इंडिया की एंटिटीज हैं जो सैटेलाइट लॉन्चिंग की सर्विस देते हैं। अब इंडिया को अपना नाम प्रमोट करना है, हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे पास में आए, बहुत सारी कंट्रीज आए और सैटेलाइट लॉन्च करवाएं। तो जब इंडिया की ये तीनों एंटिटी सैटेलाइट लॉन्चिंग की सर्विस देगी उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया, बदले में जो भी कंसिडरेशन आएगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट 12 की बात करें, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ नेशनल परमिट। गवर्नमेंट ट्रक्स को, जो आरटीओ अथॉरिटी है वो ट्रक्स को नेशनल परमिट देती है। वो एक स्टेट में रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन नेशनल परमिट के होने की वजह से वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अपनी ट्रक वाली जो है गुड्स वाली ट्रक को वो मूव करा के अपना ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हैसल फ्री ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये नेशनल परमिट जो ट्रक्स को देती है गवर्नमेंट, उसके बदले में जो फीस लेती है, जो भी चार्जेस होते हैं, जो लाइसेंस होता है, उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहता है। पॉइंट 13 है टोल चार्जेस के रिस्पेक्ट में। आपको पता होगा जो भी नया रोड कंस्ट्रक्ट करती है गवर्नमेंट, नया रोड या ब्रिज, उस ब्रिज पे या रोड पे एक्सेस करने के लिए, आपको एंटर करने के लिए टोल बूथ पे टोल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ये गवर्नमेंट आपको सर्विस देती है बाय वे ऑफ अलाउिंग एक्सेस टू द रोड और ब्रिज, और बदले में टोल चार्जेस लेती है, ये एग्जेम्प्ट है। ये गवर्नमेंट की ये एक्सेस अलाउ करने वाली जो सर्विस है ये एग्जेम्प्ट है, तो टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगता। इस टोल चार्जेस के रिस्पेक्ट में 2 सर्कुलर आए थे। पहला सर्कुलर बोला कि अगर ओवरलोडिंग चार्जेस लिए जाते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या होगी। देखो मान लो टोल बूथ के ऊपर ट्रक जब आती है तो उस ट्रक से 300 रुपया लिया जाता है, लेकिन कोई सारी ट्रक से 300 लिया जाता है, लेकिन कोई एक ट्रक है जिससे 500 लिया गया, 300 रुपया टोल चार्जेस का और 200 रुपया एडिशनल, क्योंकि वो ओवरलोडेड थी। तो क्या इस 200 रुपए में जीएसटी लगेगा? क्योंकि 300 तो टोल चार्जेस है, जो एक्स्ट्रा 200 लिया, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो 200 रुपया एक्स्ट्रा लिया, एडिशनल लिया, वो भी एक तरीके से टोल चार्जेस का ही हिस्सा माना जाएगा। तो यहाँ पे पूरे 500 रुपए भी जीएसटी नहीं लगेगा, 300 तो टोल है और 200 जो एडिशनल चार्जेस है उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। और एक सर्कुलर यहाँ पे टोल चार्जेस के रिस्पेक्ट में इस बार आया है, ये ग्रीन वाला जो तुमको दिख रहा है, ये फास्टैग के रिस्पेक्ट में है। इन्होंने बोला कि अगर जैसे कार्स होती है यूजुअली, अब मैंडेटरी कर रहे हैं कि सारी कार, सारी मोटर व्हीकल्स, ट्रक्स और वगैरह बसेस पे सब पे आगे फास्टैग लगा होना चाहिए विंडशील्ड पे। जिससे होगा क्या, जैसे ही वो कार और वो मोटर व्हीकल जैसे ही टोल बूथ पे जाएगी तो वहां पे एक वो रीडर होगा, ठीक है, वो मशीन होगी जिससे वो रीड कर लिया जाएगा और वो
फास्टैग के अंदर से ही तुम्हारा प्रीपेड अमाउंट में से टोल चार्जेस का अमाउंट कट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी व्हीकल है, मोटर व्हीकल, जिसपे फास्टैग लगा हुआ नहीं है और वो टोल बूथ पे गाड़ी रुका के वो एक्चुअली पैसे दे के टोल की पर्ची कटवाते हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे इन्होंने बोला कि टोल वाले उनसे ज्यादा अमाउंट लेते हैं। मान लो चलो तीन कार से भी 300 रुपया लिया जाता है, लेकिन उस कार से जिसपे फास्टैग नहीं लगा हुआ था उससे 500 रुपए लिए, 300 रुपए टोल चार्जेस के और 200 रुपए एडिशनल फॉर द पर्पज ऑफ नॉट हैविंग द फास्टैग ऑन द कार, वो फास्टैग नहीं लगाया था। तो इसके रिस्पेक्ट में भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा, 300 रुपए तो टोल चार्जेस है और 200 रुपए एक्स्ट्रा फास्टैग के लिए उस फास्टैग वाले पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये एडिशनल अमाउंट है, ये भी टोल चार्जेस की तरह है, तो ये भी जीएसटी नहीं लगेगा, पूरे 500 पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। टोल चार्जेस यहाँ पे खत्म हुए। अब देखते हैं बाकी हम लोग दूसरे सेक्टर डिस्कस करते हैं, ठीक है।